Hello students, welcome again. बच्चों, today we'll go with the second chapter of civics, class 10 civics, that is federalism. फर्स्ट चैप्टर आपके साथ शेयर किया था पावर शेयरिंग. आई होप आपने देखा होगा, उसको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा. आज हम ये सेकंड चैप्टर कवर करेंगे फेडरलिज्म. इसका इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर वी गॉट इन द दैट चैप्टर ऑफ पावर शेयरिंग इटसेल्फ, where we were studying different forms of power sharing. One was horizontal distribution of power sharing and the second one was vertical distribution of power sharing. Vertical distribution जिसको बोला जाता है फेडरलिज्म, more than when power is shared between different levels of the government, that is called as federalism. उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म. सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है. ये अपन ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उसके अंदर देख लिया था पावर शेयरिंग के अंदर. नाउ अपन इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे. सेकंड चैप्टर बच्चों आपका सिविक्स का थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट्स. ठीक है, अगर एक फेडरल है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो अगर सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा तो दैट वुड बी कॉल्ड एज द यूनिटरी गवर्नमेंट. देन कम्स फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. क्या होता है फेडरलिज्म, क्या क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये सब बच्चों अभी अपन देखेंगे. कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया गया इंडिया के अंदर, ठीक है, क्या क्या फीचर्स है फेडरलिज्म के, फेडरल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री, और कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया गया इंडिया के अंदर, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये सारी चीजें बच्चों भी आपके इसके अंदर आएंगी. फिर आएगा सबसे एंड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट, थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन जिसको बोला जाता है, लोकल गवर्नमेंट का जिसको आइडिया बोला जाता है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. So to start with, देखो बच्चों, स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट्स. प्रीवियस चैप्टर से, पावर शेयरिंग वाले चैप्टर से आपको बच्चों इतनी सी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये बात कि फेडरलिज्म है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री के लिए होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट. दूसरी गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेट्स के लिए होती है, प्रोविंसेस के लिए होती है. और एक तीसरी गवर्नमेंट, जैसे अभी इंडिया के केस में थोड़ा सा हमने देखा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है. अब लेकिन जब एक ही सिस्टम हो, यूनिट यानी सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम. जब एक ही होगा तो उसको क्या बोलेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज द यूनिटरी सिस्टम. आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो एक ही लेवल है, और द सब यूनिट्स, द सब यूनिट्स दे आर द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. देखो, दोनों ही बातें ठीक है. यूनिटरी का मतलब यह है कि एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, आइदर ये अपना आ गया, देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट फॉर द एंटायर नेशन. बट इसमें ये ध्यान रख लेना, अगर ये भी आपके स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि मार्क द करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ये भी ठीक है. या अगर सब यूनिट्स हैं भी तो, या तो है ही नहीं, और अगर है तो दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये बात बच्चों इसमें अच्छे से आप ध्यान रख लीजिएगा. स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव देयर ओन पावर्स. अपनी खुद की कोई पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास नहीं होती. स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव एनी पावर ऑफ देयर ओन एंड डू नॉट हैव देयर ओन पावर्स एंड आर आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अपने हर एक्ट के लिए, या तो है ही नहीं, सब यूनिट्स है ही नहीं, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है पूरे कंट्री के लिए, और अगर है भी तो सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. दे डू नॉट हैव एनी पावर ऑफ देयर ओन, और अपने हर एक्ट के लिए दे आर आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू पास ऑन द ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं, कई कंट्री में प्रोविंसेस होती हैं. ब्रिटिश टाइम में भी इंडिया में प्रोविंसेस थे, सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है, मद्रास प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, इस तरह से क्या हुआ करते थे बच्चों, उस टाइम पे भी प्रोविंस होते थे. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नेशनलिज्म इंडिया में पढ़ा होगा आपने अबाउट खान अब्दुल गफार खान, उस एरिया को बिलोंग करते थे. ठीक है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर लो, स्टेट गवर्नमेंट अपन इंडिया के अंदर बोलते हैं. ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू पास ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट. वही जो लोकल थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा बहुत आगे डिटेल में आएगा उसका. दैट इज द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. अब बच्चों इसमें अगर अपन आगे देखें तो अपोजिट टू दैट, अपोजिट टू द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी इन विच ओनली देयर इज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. इन द फेडरल गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट
इन विच द पावर इज डिवाइडेड। पावर कैसी है बच्चों? डिवाइडेड है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। पावर किसमें डिवाइडेड है बच्चों? बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी, एक अथॉरिटी है जो पूरे नेशन के लिए है, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, जो अलग अलग कंट्रीज हैं, जो अलग अलग स्टेट्स हैं कंट्री के अंदर, प्रोविंसेस हैं, तो उनमें जो पावर डिवीजन का सेटअप है दैट इज कॉल्ड एज फेडरल। अ फेडरेशन हैज टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये ध्यान रख लेना, दो या उससे ज्यादा, या तो ये कह सकते हो, और यू कैन से मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। समझना, दोनों बातें ठीक है। टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी ठीक है। इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। थर्ड जो लेवल आपको पता है लोकल गवर्नमेंट, या अपन ये कह सकते हैं मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वो भी करेक्ट होगा, मतलब एक से ज्यादा लेवल होना चाहिए। तो 2 और मोर लेवल्स भी सही है, एंड मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल, सेंट्रल, फिर स्टेट गवर्नमेंट। इनके बीच में देखो, ये जो फेडरलिज्म वर्ड, एक वर्ड लैटिन वर्ड फीडर से उससे निकला है, एग्रीमेंट। ठीक है, एक तरह से एग्रीमेंट है बिटवीन 2 और मोर पर्संस, ग्रुप्स, गवर्नमेंट्स टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मतलब सबके अपने एरियाज स्पेसिफाइड है। अभी अपन आगे देखेंगे, इसके अंदर आएगा कि कौन किसके ऊपर लॉ बनाएगा, कौन किसको गवर्न करेगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, ये सारा का सारा क्लियरली मेंशन्ड होता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहां पे मेंशन है बच्चों? ये कोई वर्बल नहीं हो रहा है कि वर्बली ट्रांसफर हो रहा हो इस तरह से। ठीक है, यहां कह दिया किसी रूलर ने कि है, किसी रूलर ने बोल दिया कि नहीं है, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड in the supreme law book of our country, that is the constitution। सारा का सारा कहां पे स्पेसिफाइड है? in the constitution। so federalism opposite to the unitary, जिसमें एक ही गवर्नमेंट है, या तो एक है, एक ही लेवल है, दूसरे है ही नहीं, और अगर है भी तो उनके पास अपनी कोई पावर्स नहीं है। दे आर आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास लॉज। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लॉ पास कर सकती है, मतलब ऑर्डर्स दे सकती है टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, टू द लोकल गवर्नमेंट, उनके सब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी स्टेट के हैं लॉ भी पास कर सकती है। जबकि फेडरलिज्म इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द स्टेट। पावर किसमें डिवाइडेड है बच्चों? एक सेंट्रल अथॉरिटी है और फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके बीच में पावर का डिवीजन है। अ फेडरेशन हैज 2 और मोर लेवल्स या मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन हैज 2 और मोर लेवल्स और मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दोनों ही बातें बच्चों इसके अंदर बिल्कुल सही जाएंगी। यह आपका एक मैप दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, इसको थोड़ा सा देख लेना, कौन कौन से मेजर कंट्रीज हैं लाइक इंडिया वेयर फेडरलिज्म इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। ठीक है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम्स जो रेड से मार्क्ड है, जस्ट एक इसको देख लेना बच्चों एक बार। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, आपका कनाडा है, यूएसए है, इधर ब्राजील हो गया, आपका रशिया हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज दे आर फॉलोइंग द फेडरल सिस्टम इन वन और द अदर फॉर्म। इसको ध्यान देना, आई एम सेइंग वन और द अदर फॉर्म। वन मतलब जैसे वन और द अदर फॉर्म का मीनिंग, देयर आर एज वी डिस्कस 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन। एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? कमिंग टुगेदर में, होल्डिंग टुगेदर में, वो भी अपन देखेंगे, अच्छे से देखेंगे इसको, आपको उस समय क्लियर हो जाएगा कि किसमें ज्यादा पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट को, किसमें कम पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो बच्चों भी अपन आगे देखेंगे इसके अंदर। नाउ सी 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक नेशनल, अभी अपन ने डिस्कस किया, गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे कंट्री के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सेंटर में एक तरह से बैठी हुई है। सेंटर में इन द सेंस पूरे कंट्री के ऊपर रूल कर रही है। स्टेट लेवल गवर्नमेंट रूलिंग एट डिफरेंट स्टेट्स, जो गवर्नमेंट कहां पे रूल कर रही है? इन द डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। स्टेट कह लो, रीजनल कह लो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह लो, कुछ भी कह सकते हो इसको, डिफरेंट नेम से है। स्टेट गवर्नमेंट अभी आपको बताया, इंडिया में स्टेट्स कहते हैं, कई कंट्रीज में क्या बोला जाता है बच्चों उसको? दे आर नोन बाय द नेम प्रोविंसेस। रीजनल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर में अपन देखेंगे, जो स्टेट पार्टीज हैं दे आर ऑल्सो नोन बाय द नेम रीजनल पार्टीज। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के नेम से भी बुलाया जाता है बच्चों। फिर आ जाती है लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे। ठीक है, जैसे अगर आप देखो, आपने अपने सिटीज में देखी होगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, थोड़ा कम लेवल होता है, थोड़ा छोटा सिटी है, पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन का क्राइटेरिया होता है, तो म्युनिसिपल काउंसिल होती हैं। अरे बात समझ में, पॉपुलेशन के क्राइटेरिया पे है, वो भी अपन आगे देखेंगे, पॉपुलेशन वाला क्राइटेरिया भी अपन इसमें आगे देखेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम आपने सुना होगा,
ठीक है, जिसकी वो गाड़ी आती है सुबह सुबह, आपने सुना होगा, आपका वो जो वेस्ट है डंप करने के लिए, ठीक है, इस तरह से उसको डंप करने के लिए, घर का जो वेस्ट है उसको डंप करने के लिए। नगर निगम यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल होता है, पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है यानी कि नगर परिषद। फिर होता है म्यूनिसिपालिटी, अगेन पॉपुलेशन के बेसिस पे है, ये अर्बन की बात कर रहे हैं अपन, नगर पालिका बुलाते हैं उसको, क्या बुलाते हैं, नगर पालिका। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम, म्यूनिसिपल काउंसिल नगर परिषद, एंड म्यूनिसिपालिटी दैट इज नगर पालिका। ठीक है, ऐसे ही विलेजेस के अंदर होती है ग्राम पंचायत, बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत अच्छे से सुना होगा आपने, ठीक है, कई बार आपने सुना होगा। हेड होता है सरपंच, उसका पूरा स्ट्रक्चर अपन अभी आगे देखेंगे। रूरल या अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप्स, क्या बोल सकते हो उसको, गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप्स। अब देखो इधर, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दे गवर्न द सेम सिटीजन्स, they govern the same citizens but each level has its own jurisdiction। ये वर्ड आया है, देखो सिटीजन सेम है बट हर किसी का अपना jurisdiction है, has its own jurisdiction। jurisdiction को आप ये कह सकते हो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, क्या बोल सकते हो बच्चों आप इसको, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। अभी अपन और देखेंगे इसको, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। jurisdiction is the area over which someone has legal authority। jurisdiction क्या है बच्चों, एरिया over which someone has got the legal authority। area of influence अपन इसको बोल सकते हैं। the area may be defined in terms of geographical boundaries। एरिया को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, in terms of geographical boundaries और in terms of certain kinds of subjects। अभी देखो ये समझो इस बात को, आपका जैसे स्कूल है ना, इनमें जो सबसे मेन अथॉरिटी है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो लॉ बनाएंगे, जो रूल बनाएंगे, सॉरी लॉ वर्ड यूज कर, रूल बनाएंगे जो भी, वो पूरे स्कूल के लिए होगा एक तरह से, ठीक है। फिर आपके हर सेक्शन के इंचार्ज होते होंगे, एक सीनियर सेकेंडरी सेक्शन के इंचार्ज, एक सेकेंडरी सेक्शन के इंचार्ज, ठीक है। सेकेंडरी सेक्शन के इंचार्ज जो रूल बना रहे होंगे वो किसके लिए होगा, फॉर द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द सेकेंडरी सेक्शन। प्रिंसिपल जो बना रहे हैं पूरा कंट्री, स्टूडेंट्स वही हैं, लेकिन डिफर कर रहा है। अभी इंडियन गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी वो होगा, जैसे डिमोनेटाइजेशन आया, अभी और डिटेल में देखेंगे अपन, वो पूरे कंट्री के लिए था। डिमोनेटाइजेशन किसके लिए था, पूरे कंट्री के लिए। अब राजस्थान की सरकार कोई लॉ बना दी है तो वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ऑन द पर्संस बिलोंगिंग टू राजस्थान। किसके ऊपर होगा, जो राजस्थान में रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए होगा एक तरह से। तो ऐसा ही है, आपके जो प्रिंसिपल सर रूल बनाएंगे पूरे स्कूल के लिए हो गया। सीनियर सेकेंडरी इंचार्ज जो रूल बनाएंगे सीनियर सेकेंडरी के लिए, ठीक है, सेकेंडरी के लिए, प्राइमरी के लिए। और आप इसको थोड़ा सा समझो, एक आपके होंगे स्पोर्ट्स हेड, ठीक है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देखते होंगे। तो अगेन स्टूडेंट्स वही है, सारे के सारे सेम है, लेकिन उनका कंसर्न सिर्फ किससे है, बच्चों के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने हैं, ही विल डू दैट। एकेडमिक जो हेड है, एकेडमिक हेड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उनका कंसर्न रहेगा विद द एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट होता है उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर एक ऐसे ही हो जाएंगे आपके से एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के हेड, तो उनका कंसर्न किससे रहेगा, बाकी अदर जो एक्सक्यूज में एक्टिविटीज होती है आपकी, उनसे कंसर्न रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप इसको मोटा मोटा सा समझ लो। jurisdiction is the area over which someone has got the legal authority, ठीक है। तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कह सकते हैं इसको। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज। देखो जोग्राफिकल बाउंड्रीज और थोड़ा सा समझा देता हूं। आपने देखा होगा अपने सिटी में, अपने आसपास बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं, तो हर पुलिस स्टेशन का अपना एक तरह से लीगल अथॉरिटी है ओवर अ वेल डिफाइंड एरिया। अगर उस एरिया में कोई क्राइम हुआ तो वो उसी कंसर्न पुलिस स्टेशन में कोई इंसिडेंट होता है तो रिपोर्ट किया जाएगा। भले ही पर्सन हो सकता है, मतलब मान लो नॉर्थ का कोई पुलिस स्टेशन है, वहां पे कुछ हुआ, भले ही पर्सन साउथ में रह रहा है, पर्सन कहां पे रह रहा है, साउथ के अंदर, लेकिन इंसिडेंट कहां पे हुआ है, नॉर्थ के अंदर, तो जो रिपोर्ट की जाएगी वो भी कहां पे की जाएगी, इन द पुलिस स्टेशन ऑफ दैट नॉर्थ, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी अगर इंडियन यूनियन गवर्नमेंट की बात करें ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की, तो इंडियन यूनियन गवर्नमेंट के लॉ कहां चलेंगे, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे आपको पता है सब्जेक्ट्स को बच्चों भी अपन और देखेंगे अच्छे से, तो आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सब्जेक्ट वाला पार्ट भी अपन और अच्छे से देखेंगे,
देन ये आपके माइंड में चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया एकेडमिक हेड है तो एकेडमिक मैटर से डील करेंगे। जैसे अगर मैंने आपको बताया कि जैसे डिफेंस है तो वो नेशनल लेवल का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको पूरे नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट उसको डील करेगी। ऐसे ही स्टेट लेवल के सब्जेक्ट्स होते हैं। द jurisdiction of the respective levels of government are specified in the constitution। अभी आपको बताया ये कोई वर्बल थिंग नहीं चलती है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इट इज मेंशन, इट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेल स्पेसिफाइड। हर किसी का अपना लेवल, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा सेटअप है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है बच्चों, ये पूरा का पूरा आपका कहां पे स्पेसिफाइड है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द सुप्रीम लॉ बुक ऑफ द कंट्री, ठीक है। याद है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पढ़ रहे थे जब, तो उसमें आपको बताया था कि लेजिस्लेचर का काम है टू लेजिस्लेट, लॉ बनाना, बट जो लॉ बनाया जाएगा इट वुड बी अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। और जुडिशरी का वर्क होता है, ये एक टर्म पढ़ा था, जुडिशियल रिव्यू, टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। किसका वर्क है बच्चों? जुडिशरी का। क्या वर्क है जुडिशरी का? जुडिशियल रिव्यू करना, टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। दिस एंश्योर्स द एक्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द मिसयूज ऑफ द पावर। मिसयूज ऑफ द पावर आ रही है बात समझ में? कि कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोचे कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर को भी कंट्रोल करें, एनक्रोच कर लें एक तरह से, उसको अपने अंदर ले लें स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर को, तो कौन रोकेगा उनको? कॉन्स्टिट्यूशन। और चेक करने का काम किसका रहेगा? जुडिशरी का। उनको रोकने का काम कौन करेगा बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, उसको कॉन्स्टिट्यूशन रोकेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है। क्योंकि कंट्री किसके अकॉर्डिंग चलता है? कंट्री किसी रूलर की विल के अकॉर्डिंग नहीं चलता। हाँ ठीक है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, जो भी होती है, जो भी पावर में आते हैं, दे फ्रेम द रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंगली। लेकिन जो कंट्री रन करता है, कंट्री वो कैसे रन करता है बच्चों? इट इज रन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टूडेंट्स, द फंडामेंटल प्रोविजंस, यानी कि जो बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कल को चाहे, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है यहां पे, कि वो स्टेट्स की पावर को कम कर दें, तो द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखो अपन थोड़ा सा यहां पे बैक में जाएंगे। आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, इट इज बोथ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फ्लेक्सिबल भी है और कैसा है? रिजिड है। यानी इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट वर्ड आपको पता ही है, मेकिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये जो अमेंडमेंट है, ठीक है, ये थ्री डिफरेंट टाइप्स का है, थ्री डिफरेंट कैटेगरीज के अमेंडमेंट है एक तरह से। जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अमेंडमेंट है उसमें बड़े चेंजेस नहीं होते, बहुत छोटे मोटे चेंजेस किए जाते हैं, और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है। कैसा है बच्चों? बहुत फ्लेक्सिबल। यानी कि वहां पर क्या चाहिए होता है? सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। वहां पे स्टेट्स का कोई लेना देना ही नहीं है, सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वो भी जितने प्रेजेंट हैं और वोट प्रेजेंट एंड वोटिंग उसके हिसाब से होता है। तो जैसे 543 आपकी लोकसभा की स्ट्रेंथ है, तो सिंपल मेजोरिटी के अकॉर्डिंग चाहिए 272 मेंबर्स लोकसभा के, और 272 तो हो ही जाएंगे, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट बना रहा है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट पावर में है, जो भी पार्टी की गवर्नमेंट है पावर में, कोलिशन गवर्नमेंट है, जैसी भी गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है दे आर हैविंग दिस नंबर 272, ठीक है। तो यहां पर बहुत फ्लेक्सिबल है। थोड़ा रिजिड हो जाता है जब सेकंड कैटेगरी का अमेंडमेंट होता है, जो थोड़ा सा बड़े लेवल के, थोड़े बड़े चेंजेस करने हैं। इन द 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। यानी कि अगर मान लीजिए लोकसभा के सारे मेंबर्स हैं वोट करने के लिए प्रेजेंट 543, तो 2/3 के हिसाब से चाहिए होगा 362 मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे कि वो अगर चेंज इंप्लीमेंट करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है। लेकिन बच्चों जो ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है ना किसका? बिटवीन फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दीज आर ये जो फेडरल प्रोविजंस हैं, they cannot be changed unilaterally. Fundamental provisions of the constitution regarding the sharing of power between the center and the states, they cannot be changed unilaterally by any one level of the government. ये होता है बच्चों थर्ड कैटेगरी का, और यहां पर आकर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड, फर्स्ट कैटेगरी है फ्लेक्सिबल, सेकंड कैटेगरी है रिजिड, थर्ड कैटेगरी में कह सकते हो अब ज्यादा रिजिड हो गया।
यहां पर चाहिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन लास्ट ईयर पढ़ा होगा आपने, दैट इज अप्रूवल। रेटिफिकेशन दैट इज अप्रूवल बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, जितने भी स्टेट असेंबलीज हैं, ठीक है, उसमें से एटलीस्ट हाफ का क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए। तो फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली चेंज। ये जो है फेडरल प्रोविजन को चेंज करना है, रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सेंटर का भी चाहिए कंसेंट और साथ में किसका चाहिए बच्चों, स्टेट का भी। जैसे आपको पता होगा जीएसटी चलता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी हैड कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो। ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके हिसाब से नहीं चेंज हो गया था। जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया कंट्री के अंदर, तो ये जो है थर्ड कैटेगरी का अमेंडमेंट था, बहुत बड़ा चेंज था। जो टैक्स सिस्टम चल रहा था कंट्री का, इससे पहले आपको ध्यान होगा वैट चलता था, अभी भी कुछ चीजों में वैट लग जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स का सिस्टम था। इन सबको हटा के, ठीक है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब इसको सिंप्लीफाई किया गया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कॉन्सेंट चाहिए था। ठीक है, रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट। रेटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूवल बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो यानी कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी कर दिया है। किसने गारंटी कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो कोई अगर रूलर चाहे अपनी इच्छा से, अपनी विल के बेसिस पे चाहे कि मैं इसको चेंज कर दूं, तो दैट थिंग दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। फिर कोर्ट्स, अभी आपसे बताया था कि अगर होता है कोई डिस्प्यूट, ठीक है, जुडिशरी का जैसा आपको बताया था, जुडिशियल रिव्यू एक फंक्शन है। फिर उसके बाद अगर कोर्ट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है रिगार्डिंग द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, तो उसकी पावर किसके पास है, उसको इंटरप्रिटेट करने की फाइनल इंटरप्रिटेटर कौन है बच्चों, दैट इज द कोर्ट। कोर्ट है बच्चों फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी। कोर्ट इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग जो लेवल्स है गवर्नमेंट के, सेंटर, स्टेट, इनकी पावर्स को डिफाइन करना, क्या किसकी पावर है। ये पावर किसके पास है बच्चों, ये सुप्रीम कोर्ट आपके पास, इनके पास ये पावर। इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट का जो डिस्प्यूट हो जाता है, द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल। फाइनल डिसीजन किसका रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का। और हमने पढ़ा है लास्ट ईयर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, कि जो इंडियन जुडिशरी होती है वो कैसे वर्क करती है, इट वर्क्स इन एन इंडिपेंडेंट मैनर। कैसे वर्क करती है, इंडिपेंडेंट मैनर में। यानी ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट है तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगी, या जजेस मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टेट है तो उस वजह से वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ठीक है, इंपार्शियली एंड इंडिपेंडेंटली, दे वर्क इंपार्शियली एंड इंडिपेंडेंटली। तो जुडिशरी इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, देखो कोई भी पर्सन, ग्रुप, कोई भी गवर्नमेंट कब इंडिविजुअली वर्क कर सकती है, जब वो क्या होगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होगी उसके पास। अभी आप लोग क्या है, आप डिपेंडेंट है बच्चों। क्यों डिपेंडेंट है, बेसिकली बिकॉज यू आर डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, ठीक है, तो ये आपकी डिपेंडेंसी हो गई। अब मान लीजिए आपको क्या बोला जाएगा, आप कब इंडिपेंडेंट हो गए, व्हेन यू विल स्टार्ट अर्निंग, जब आप खुद से अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो गवर्नमेंट्स बनाए तो गए, ठीक है, लेवल्स बनाए गए, इनफैक्ट लोकल लेवल की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये भी इंश्योर किया गया दैट दे विल हैव देयर ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। इनके अपने खुद के क्या होंगे बच्चों, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, यानी कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अदरवाइज तो फिर डिपेंडेंसी हो जाएगी ना, फिर काम करेंगे कैसे। ठीक है, देखो आप समझो, आप जाते होगे शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, डीमार्ट वगैरह में आप गए होगे, आपको एक बिल देखना, वहां पे दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सीजीएसटी, ठीक है, यानी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है जीएसटी का कंपोनेंट। ऐसे ही फिर आपका एक हो जाता है एसजीएसटी, यानी ये कंपोनेंट किसके पास जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। सीजीएसटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एसजीएसटी टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सबकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को एंश्योर किया गया है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, कस्टम्स ड्यूटी, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी सबसे सिंपल, अभी जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है।
ऐसे ही सोर्स रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर इनकम, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, ये जो रजिस्ट्रीज वगैरह होती हैं, हाउस सेल वेल करते हैं, लैंड रेवेन्यू जो आ रहा होता है उसका किसके पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट। बच्चों जो बीएमसी है, बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वैसे नगर निगम, ठीक है, जैसे आपके रिस्पेक्टिव सिटीज की होगी, लेकिन बीएमसी इंडिया का रिचेस्ट म्युनिसिपल बोर्ड है। इनफैक्ट इसका बजट हो सकता है कुछ नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे स्टेट्स के बजट से भी ज्यादा पड़ता होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे लैंड के रेट इतने ज्यादा हाई हैं। आपको पता ही होगा, मुंबई का आपने सुना ही होगा कितनी कॉस्टली है वहां पे लैंड, ठीक है। तो वहां पे इतना बाय सेल होता है, परचेज बाय एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टीज, और उसके ऊपर इतनी सारी स्टाम्प ड्यूटी और लैंड रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इट मेक्स बीएमसी, बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, द रिचेस्ट म्युनिसिपल बोर्ड में शायद ऐसा कुछ है कि वर्ल्ड के रिचेस्ट म्युनिसिपल बोर्ड्स में से उसमें आता है ये, ठीक है। सोर्सेस ऑफ इनकम हर किसी का क्या है बच्चों? डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंश्योर किया गया। इनफैक्ट ये जो होते हैं लोकल फेयर वगैरह होते हैं, ठीक है, लोकल जो फेयर होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट्स को भी ये पावर दी गई कि वहां से टैक्स कलेक्ट करेंगे और खुद की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को क्या करेंगे? एक तरह से इंश्योर करेंगे। विलेज पंचायत के केस में भी है, महानरेगा आपने स्कीम पढ़ी होगी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग है ग्राम पंचायत के पास है, तो उसकी भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या रहेगी? उससे इंश्योर की जा सकेगी। सिर्फ नाम के लिए नहीं बना दी गई। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप्स, और देखेंगे अभी अपन आगे जब डिसेंट्रलाइजेशन आएगा, जब अपन उसके अंदर देखेंगे, तो गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप्स। ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द नेशन, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द नेशन, अपन ने पढ़ा था भाई। ये भी तो कॉन्सेप्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है ना, कि अगर पावर शेयर नहीं की गई तो क्या होगा? कंडीशन सिविल वॉर जैसी होगी, जैसी कहां पे हो गई थी? इन श्रीलंका, ठीक है। तो इसीलिए एक ड्यूटी, एक जो मेन फंक्शन है फेडरलिज्म का, ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, ऑफ द नेशन। फिर उसके बाद है अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटीज, ठीक है। रीजनल जो डाइवर्सिटीज है, इंडिया अपन डिस्कस किया लास्ट चैप्टर में, इट इज लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, कल्चर डिफरेंट, लैंड फॉर्म्स डिफरेंट, प्रैक्टिसेस डिफरेंट, हालांकि कुछ बेसिक थिंग्स हैं जो हम सबको बांध के रखती है, दैट इज कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जो अपन ने पढ़ा था, जो आपने पढ़ा होगा नेशनलिज्म इंडिया में, और अपन देखेंगे वो बांध के रखती है कलेक्टिव सेंस है बिलोंगिंग का। रूट सेम है हमारे, ठीक है। एथनिक वर्ड अपन ने डिस्कस किया पावर शेयरिंग के अंदर, बट फिर भी डाइवर्सिटीज होती है। तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड द डिवाइडेड वी फॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूल ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके बच्चों? फेडरलिज्म के, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब देखो टाइप्स ऑफ फेडरेशन जो अपन इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम फेडरेशन टू अनदर, एक से दूसरे पे डिपेंड वेरी करता है। कहां की कैसी कंडीशंस है, कीपिंग इन माइंड दैट थिंग, क्या उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें फेडरेशन वाज फॉर्म, कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। दो टाइप के फेडरेशन बेसिकली आते हैं बच्चों, एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एक कौन सा है बच्चों? कमिंग टुगेदर, दूसरा कौन सा है? होल्डिंग टुगेदर। देखो एक सिंपल सा अपन देखते हैं, कमिंग टुगेदर को बोला जाएगा प्योर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? अभी आगे वाली स्लाइड में और आएगा। यू कैन कॉल इट एज प्योर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या मतलब? पावर थोड़ा सा कम शेयर किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। आप इसको ऐसे समझो कि आप स्टडी करते हैं, पर्पस है लर्निंग नॉलेज, तो ये पर्पस कब बेस्ट सॉल्व होगा? जब आप अपनी इच्छा से आए कमिंग टुगेदर पढ़ने के लिए, खुद आ रहे हैं, खुद बैठ रहे हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से, और तब बेस्ट लर्निंग आउटकम होगा। और अगर मान लीजिए जबरदस्ती बिठाया गया, तो मतलब फिजिकली तो प्रेजेंट है बट मेंटली कहीं थोड़ा सा और है, ऐसा थोड़ा समझ लेना है इस चीज को। अलग मतलब इसमें अलग है कि भाई क्यों स्टेट्स को इस तरह से। तो प्योर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म जो आपका निकल के आता है वो कौन सा है बच्चों? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें देखो अभी जब से बताया,
independent states coming together on their own to form the bigger unit. स्टेट्स अपनी इच्छा से कंबाइन आए, ठीक है. दे इंक्रीज सिक्योरिटी बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी. स्टेट्स अपनी इच्छा से पास है. यूएसए के 50 स्टेट्स. यूएसए का आपने फ्लैग देखा होगा बच्चों, उसमें स्टार्स बने हुए हैं 65 और फिर एंड में 6. इस तरह से टोटल कितने स्टेट्स हो गए बच्चों यूएसए के उसमें 50 स्टेट्स. ये अपनी इच्छा से पास है, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के पास है. दे इंक्रीज देयर सिक्योरिटी बाय पूलिंग सॉवरेनिटी. अपनी सॉवरेनिटी. सॉवरेन क्या होता है बच्चों? देखो सॉवरेन वर्ड आपने पढ़ा होगा. इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सॉवरेन का मतलब यह होता है कि कंट्री इज फ्री टू टेक डिसीजंस. कंट्री इज फ्री टू टेक डिसीजंस स्पेशली ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट. आज हमें पाकिस्तान से कैसे रिलेशन रखने, चाइना से कैसे रिलेशन रखने, ये हम डिसाइड करेंगे. रशिया यूक्रेन, हम इंडिया एज अ सॉवरेन नेशन, रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा, इंडिया डिसाइड करेगा. इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा, इंडिया डिसाइड करेगा. बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी आर अ सॉवरेन नेशन. ठीक है. अब जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 होते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 1914 टू 1918, वर्ल्ड वॉर 2 1939 टू 1945, तो बच्चों दोनों ही टाइम पर अगर देखा जाए तो इंडिया किसकी तरफ से लड़ा था? इंडिया फॉट फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटेन. इंडिया ब्रिटेन की तरफ से लड़ा. जबकि ब्रिटेन की जो एनिमीज थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सेंट्रल पावर्स थी, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक्सेस पावर्स थी, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था. बट सिंस वी वर नॉट इंडिपेंडेंट, वी वर नॉट सॉवरेन, तो हम किसकी तरफ से लड़े? ब्रिटेन की तरफ से. नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर सॉवरेन नेशन, तो हम डिसाइड करेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर में हमें किससे कैसे रिलेशन रखते हैं, या हमें पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करने हैं, या हमें चाइना के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करने हैं. तो हियर स्टेट्स दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट. दे इंक्रीज सिक्योरिटी बाय पूलिंग सॉवरेनिटी. पूलिंग मतलब कंबाइन कर लेते हैं सॉवरेनिटी को, रिसोर्सेज को. आइडेंटिटी मेंटेन्ड है, हर स्टेट की आइडेंटिटी मेंटेन्ड है यहां पे. ठीक है. अलग अलग स्टेट्स हैं यूएस के अंदर, सबकी आइडेंटिटी मेंटेन्ड है. ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स दे हैव इक्वल पावर. देखो यूएस प्योर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है. एग्जाम्पल जो आपके दिए हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. ऐसे भी ध्यान रखना. यूएसए यूएसए कौन सा हो गया था? यूनाइटेड स्टेट्स. एस से स्विट्जरलैंड और ए से कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया. बाय चांस कंफ्यूजन हो जाए बच्चों तो ऐसे ध्यान रख लेना. यूनाइटेड स्टेट्स में यू से क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एस से कौन सा हो गया? स्विट्जरलैंड. और ए से कौन सा हो गया आपका? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. तो यूएस देखो बच्चों प्योर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है. यहां पर अभी अपन इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे जब हम इंडिया वाला पार्ट लेके आएंगे. इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है. इंडिया कैसा फेडरेशन है बच्चों? इट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. जबकि यूएस कैसा फेडरेशन है? यूएस इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म. अपन आगे कंपेयर करेंगे. पहले अपन एक बार देख लेते हैं व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर. लार्ज कंट्री डिसाइड्स, ये डिसाइड करती है टू डिवाइड पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स एंड सेंटर. वहां पर तो जो वेरियस स्टेट्स थे, दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट. ठीक है. दे पूल देयर सॉवरेनिटी, देयर रिसोर्सेस टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी बाय रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी. यहां पर लार्ज कंट्री डिसाइड करती है टू डिवाइड पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स एंड द सेंटर. सेंटर इज मोर पावरफुल. ठीक है. होल्डिंग टुगेदर है आपका इंडिया के लिए बोलते हैं. इंडिया कैसा कंट्री है बच्चों? क्वासी फेडरल. इंडिया कैसा है? वी आर क्वासी फेडरल. अभी बच्चों इसको अच्छे से अपन देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी. इंडिया है क्वासी फेडरल. ध्यान रखना, क्वासी मतलब हाफ फेडरल. कमिंग टुगेदर प्योर फेडरल. होल्डिंग टुगेदर इंडिया कैसा है? क्वासी फेडरल. क्वासी मतलब हाफ फेडरल. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द स्टेट्स. अभी अपन देखेंगे इतनी ज्यादा पावरफुल है सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर कि आगे आपका आएगा कि वो चाहे तो ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट भाई अगर गवर्नर ऑफ द स्टेट ही रिपोर्ट करता है दैट देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, if the governor of the state reports about the failure of the constitutional machinery in the state, then the central government can dismiss the state government. Central government state government को क्या कर सकती है? Dismiss कर सकती है. Constituent units of federation, they have unequal powers. यहां पे ऐसा हो सकता है
कि कुछ स्टेट्स के पास ज्यादा पावर और कुछ स्टेट्स के पास कैसी पावर हो, कम पावर हो। अलग अलग प्रोविजंस हैं इसके। आर्टिकल 370 हटाया गया, आपने पढ़ा होगा। तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, ठीक है। अभी भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को आर्टिकल 371 में कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। इसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ठीक है। पढ़ा बेल्जियम के अंदर, वहां पे अपने पढ़ा था, आपसे वहां पे भी कहा था, जब लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेटेड टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो प्रोविजंस किए थे बेल्जियम ने, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया था 4 टाइम्स बिटवीन 1970 टू 1993। तो मैंने आपसे कहा था, इफ यू आप देखना उसको, कि ये मत समझ लेना कि बेल्जियम प्योर फॉर्म ऑफ फेडरेशन है, कमिंग टुगेदर, नहीं। बेल्जियम कैसा है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। इसको ध्यान रख लेना, बाय चांस हो जाता है एग्जाम में, कई बार दो चीजें एक साथ माइंड में आ जाती है कि वहां पे तो लिखा हुआ था पावर शेयरिंग में कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर इधर होल्डिंग टुगेदर में तो इसको कमिंग टुगेदर में कर दिया, ऐसा नहीं है। अब देखो बच्चों, अपन कंपेयर करते हैं, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा इंडिया को और यूएसए को। इंडिया जो है बच्चों, इंडिया है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मतलब हाफ फेडरल। अब बहुत ध्यान से सुनना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, नोवेयर द वर्ड फेडरल हैज बीन यूज्ड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, बट इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन नोवेयर द वर्ड फेडरल हैज बीन यूज्ड। आर्टिकल 1 जो इंडिया का इंट्रोडक्शन देता है एक तरह से, आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत। हमारे कंट्री के बच्चों दो ऑफिशियल नेम्स हैं, इंडिया एंड भारत। हिंदुस्तान ऑफिशियल नेम्स की लिस्ट में नहीं है बच्चों, दो है, क्योंकि इंडिया सेक्युलर कंट्री है। इंडिया दैट इज भारत, ये बोलता है shall be a union of states। यहां पर कहीं पे भी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बोला गया है। क्या बोला गया है बच्चों यहां पे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ सॉरी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बोला गया है। मैंने आपसे कहा कहीं पे फेडरल वर्ड यूज नहीं किया है। अब इसको कंपेयर करते हैं यूएस से। किससे कंपेयर करेंगे बच्चों इसको, यूएस से। देखो इंडिया के अंदर जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एक तरह से सीबीआई, यूएस के अंदर आ जाती है आपकी एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यूएसए के अंदर। इंडिया में क्या बोल रहे हैं, सीबीआई। इंडिया में जो मेन बैंक है सेंट्रल बैंक, जो रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका के अंदर दैट इज द फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका। कैसा है बच्चों, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका। डॉलर देखा होगा आपने, उसके ऊपर फेडरल लिखा हुआ है। यूएस के अंदर जगह जगह इंडियन गवर्नमेंट को बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। यूएस की गवर्नमेंट को बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, उधर है फेडरल कोर्ट, फेडरल पुलिस, ठीक है। तो यूएस कैसा है, प्योर फॉर्म ऑफ फेडरेशन। वहां पर अगर स्टेट्स अपनी इच्छा से पास आए हैं, सुन लेना ध्यान से, तो वो अपनी इच्छा से दूर भी जा सकते हैं। हालांकि दिस इज अ टिपिकल प्रोसेस। टिपिकल प्रोसेस इतना इजी नहीं है कि हाँ भाई कल को कोई स्टेट उठ के बोल दे कि भैया हमें तो अलग होना है, ऐसा नहीं है। बट हाँ ये बात मान लीजिए कि अगर वो अपनी इच्छा से पास आए तो प्रोविजन आर देयर कि वो दूर भी हो सकते हैं। हालांकि यूएस से दूर होना नहीं चाहेंगे, ये एक अलग बात है, ठीक है। तो वहां पर देखो इंडिया में फॉर द सेम टाइप ऑफ क्राइम पूरे कंट्री में एक जैसा ही पनिश रहेगा। यूएस में हो सकता है किसी स्टेट के अंदर डेथ पेनल्टी अलाउड हो और किसी स्टेट के अंदर डेथ पेनल्टी अलाउड नहीं हो, ठीक है। कोई स्टेट ज्यादा टफ हो सकता है पनिशमेंट के मामले में, यूएस के अंदर आप देखेंगे, और कोई स्टेट के अंदर हो सकता है जो पनिशमेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से रिलैक्स्ड हो, लिबरल, मतलब इतना टफ पनिशमेंट नहीं हो वहां पे। तो वहां पर इतनी पावर दी हुई है किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को। बस हाँ सॉवरेनिटी नहीं, यूएस का जो स्टैंड है कि अगेन रशिया यूक्रेन वॉर में यूएस का स्टैंड वो पूरे यूएस का है। वहां पर कोई स्टेट उठ के ये नहीं बोल सकता कि भैया रशिया के अगेंस्ट में है, सैंक्शंस इंपोज कर रहे हैं, लेकिन हम तो रशिया से ट्रेड करेंगे, वो नहीं कर सकता। तो अपन ने कौन सा वर्ड पढ़ा, ये देखो साइड लाइन ध्यान से सुनना इसको। बाय पूलिंग सॉवरेनिटी दे इंक्रीज देयर सिक्योरिटी एंड बाय रिटेनिंग
आइडेंटिटी। क्या रिटेन करते हैं बच्चों अपनी? दे रिटेन देयर आइडेंटिटी। जबकि इंडिया कैसा है? इंडिया क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल बोले तो हाफ फेडरल, ठीक है। नोवेयर इन द एंटायर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इतना बड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, द वर्ड फेडरल, फेडरेशन हैज बीन यूज्ड। आर्टिकल 1 भी क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नाउ बच्चों अब अपन देखेंगे यहां पे थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स अपन देख लेते हैं यहां पे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म जुरिस्डिक्शन इन अ फेडरेशन मींस, क्या मतलब होता है बच्चों जुरिस्डिक्शन का? अभी हमने पढ़ा था हैविंग लीगल अथॉरिटी, ठीक है। दिस लीगल अथॉरिटी इट माइट बी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और सर्टेन सब्जेक्ट्स। सो द टर्म जुरिस्डिक्शन इन अ फेडरेशन मींस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स, अभी बताया था दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इंडिया कैसा है? क्वासी फेडरल है। नोवेयर इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड फेडरल हैज बीन यूज्ड। आर्टिकल 1 which gives the introduction of India, it says that our India, that is Bharat, shall be a union of states. The example of holding together federation, holding together बताया अभी, India, Spain and Belgium. So थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट, फाइनल इंटरप्रेटर कौन है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन का? दैट इज जुडिशरी। ये अपने आंसर मार्क कर लिया बच्चों इसके अंदर, सी। फिर डिफाइन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म a system of government in which the power is divided between a central authority and constituents political units, ठीक है। वही मतलब स्टेट्स हो गए, प्रोविंसेस हो गए, रीजनल गवर्नमेंट्स हो गई एक तरह से। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका ए। देन कम्स द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट रेज रिसोर्सेस टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, पता ना सबकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर की गई है, टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय लेविंग टैक्सेस। बताया था अभी जीएसटी का अपन ने देखा, और भी टैक्सेस का एग्जांपल देखा अपन ने, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स वगैरह का देख रहे थे। जीएसटी का आपको बताया, ये आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। आप जब भी कोई बिल लेंगे तो उसके ऊपर दो कंपोनेंट लिखे हुए होंगे आपका, एक सीजीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी सीजीएसटी मतलब वो कंपोनेंट किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दूसरा एसजीएसटी, यानी वो कंपोनेंट किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। व्हाट आर द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेडरल सिस्टम? स्टार्ट में किया था टू प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, टू प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। इन ऑर्डर टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट द कंसेंट ऑफ द, यहां बेसिक स्ट्रक्चर की बात चल रही है, बहुत बड़ा चेंज होगा, बड़ी रिजिडिटी होगी। तो थर्ड कैटेगरी ऑफ अमेंडमेंट, फर्स्ट कैटेगरी में था सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। सेकंड कैटेगरी में भी स्टेट का कुछ नहीं है, बट रिजिडिटी ऐसे आ जाती है कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। थर्ड बहुत ज्यादा रिजिड है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। सो कॉन्सेंट ऑफ बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स। अब बच्चों अपन आगे चलते हैं इस चैप्टर के अंदर, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे, फिर फाइनली हम फिर से देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टियर फेडरलिज्म है बच्चों अपना, ये अपन देखते हुए आ रहे हैं। यूनियन है, स्टेट, पंचायत, लोकल गवर्नमेंट अपन जिसको बोल रहे हैं बच्चों, ये अपन डिसेंट्रलाइजेशन में इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे अपन। अर्बन लोकल गवर्नमेंट का भी, जैसा अभी आपको बताया था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट इज नगर निगम, म्युनिसिपल काउंसिल दैट इज नगर परिषद एंड म्युनिसिपैलिटी दैट इज नगर पालिका। अर्बन लोकल गवर्नमेंट का भी देखेंगे, और इंपॉर्टेंटली ज्यादा जो इसके ऊपर फोकस रहेगा वो रहेगा रूरल पंचायत सिस्टम के ऊपर, वो अपन उसके अंदर देखेंगे। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ये आएगा बच्चों भी अपना 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। बता ना, इन मैटर ऑफ सब्जेक्ट याद है ज्यूरिसडिक्शन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही स्पेसिफाइड है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बाद एक और लिस्ट है बच्चों, वो भी अपन आगे देखेंगे, उसको रेसिड्यूरी लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? दैट इज नोन एज रेसिड्यूरी लिस्ट। एक और जो है इट इज नोन बाय द नेम रेसिड्यूरी लिस्ट, वो भी अपन आगे देखेंगे इसके अंदर। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का है, ठीक है, कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टेट एंड सेंटर के बीच में, वो इन 3 लिस्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। ऑल स्टेट्स इन द इंडिया डू नॉट हैव
आइडेंटिकल पावर्स, ये पढ़ा था अपन ने, फीचर्स ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आपको बताया था आर्टिकल 371, सम स्टेट्स एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस नॉर्थ ईस्ट के, सच एज असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। आप सोच रहे होंगे कि इसमें आर्टिकल 370 क्यों नहीं है जम्मू कश्मीर का? बिकॉज नाउ दिस आर्टिकल, ठीक है, इसको हटा दिया गया है, एब्रोगेटेड, इसको रिमूव कर दिया गया आर्टिकल 370 को, इसीलिए अब आपका आर्टिकल 370 नहीं है जम्मू कश्मीर। बट बहुत इंपॉर्टेंट था ये पहले जब हुआ करता था। तो अगर आप आर्टिकल 370 के बारे में बताना चाहते हैं तो ये जरूर बता दीजिएगा, बट नाउ इट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी आर्टिकल 370 एग्जिस्ट नहीं करता, ये जरूर बता दीजिएगा। अब जो है आर्टिकल 371 के थ्रू है स्पेशल स्टेटस असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, इनको मिला हुआ है आर्टिकल 371। यह है कि बच्चों रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस मतलब वहां के ओरिजिनल रहने वाले, ठीक है, ओरिजिनल पीपल। वर्ड ट्राइबल आपने सुना होगा, ट्राइबल को हिंदी में बोलते हैं आदिवासी। आदि मींस ओरिजिनल, हिंदी में विलोम शब्द पढ़ते होगे, आदि का होता है अंत, ठीक है, अंत यानी आदि यानी स्टार्ट, तो ओरिजिनल आदि, और वासी यानी इनहेबिटेंट, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ एनी प्लेस, उन्हीं को बोलते हैं आदिवासी, दैट इज द ट्राइबल्स। ट्राइबल वर्ड के लिए हिंदी में जो वर्ड है आदिवासी, आदि मींस ओरिजिनल, हिंदी में विलोम शब्द आपने पढ़े होंगे, ठीक है, आदि का होता है अंत इस तरह से, और वासी मींस इनहेबिटेंट। तो इंडिजिनियस पीपल, देयर कल्चर प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। इन एरिया के लोगों को, ठीक है, प्रेफरेंस दी जाती है इन द गवर्नमेंट सर्विसेज ऑल्सो। राजस्थान में भी टीएसपी एरियाज करके होते हैं, ठीक है, वहां के लोगों को, जो वहां के ओरिजिनल लोग हैं, उनको प्रेफरेंस मिलती है इन गवर्नमेंट सर्विसेज, वहां के लिए उनके लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, बताओ कौन कौन से थे उनके, कौन कौन से मैटर देख रही थी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे थी, तो लैंग्वेज तो हो गई। फिर आपको बताया था, कभी थोड़ा भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, तो इंडिया का 5th फंडामेंटल राइट याद रखना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कौन सा है बच्चों? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। तो फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया अपन देखेंगे, बेसिकली 3 है बच्चों, 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फिर है आपका रिटर्न एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अपन देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मैं लिख ही देता हूं यहां पे, अगर इंडिया के फेडरल फीचर्स पूछें तो पहले तो कौन सा है, 3-fold डिवीजन ऑफ पावर्स, फिर है उसके बाद रिटर्न एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अपन ने बेसिकली इसको डिस्कस कर लिया है अपन ने, और एक बार देख लेंगे इसको, और फिर है आपका इंडिपेंडेंट एंड इंपार्शियल जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट एंड इंपार्शियल जुडिशियरी, ये 3 फीचर्स हैं फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया। हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस डिफरेंट है बच्चों, क्वेश्चन वो भी अब आगे देखेंगे। हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, दैट इज द डिफरेंट क्वेश्चन, कि क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जो स्टार्ट में आ रहा था वो अलग है। यह है फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहला डिवीजन ऑफ पावर्स, फिर रिटर्न एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इंडिपेंडेंट एंड इंपार्शियल जुडिशियरी, ये 3 आएंगे आपके, ये अभी अपन इसको देखेंगे। वैसे इसका अपन बेसिकली मेन थिंग्स अपन इसके पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आएगा यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट देखो, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज नोन बाय द नेम यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो है सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यूनियन गवर्नमेंट कैन अलोन मेक लॉज, सिर्फ कौन लॉ बना सकता है बच्चों उसके ऊपर? यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कौन है बच्चों हेड सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का? प्राइम मिनिस्टर। इसमें मैटर्स आएंगे जैसे डिफेंस, इंडियन आर्मी होती है, इंडियन एयरफोर्स होती है, इंडियन नेवी होती है, महाराष्ट्र आर्मी, महाराष्ट्र एयरफोर्स, बंगाल आर्मी, बंगाल एयरफोर्स नहीं सुनोगे। यहां पर जो मैटर है डिफेंस का, नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, पूरे कंट्री को बात माननी पड़ेगी, ठीक है, रिगार्डिंग दीज मैटर्स, जो भी यूनियन गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बनाएगी, ठीक है। अभी डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आपको पता ही है राजनाथ सिंह, है ना, अभी बड़ा ऑपरेशन सिंदूर वगैरह इस तरह चल रहा था। बैंकिंग भी नेशनल इंपॉर्टेंस का डाला, करेंसी, ठीक है, बैंकिंग करेंसी, जैसे आपको बताया था डीमोनेटाइजेशन हुआ,
तो इट वॉज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, पूरे कंट्री में एप्लीकेबल हुआ था। यहां पर कोई स्टेट उठ के ये नहीं बोल सकता था, स्पेशली जो नेशनल गवर्नमेंट थी उसकी पार्टी के अपोजिट पार्टी वाला स्टेट, कि हम अपने आप पे डिमोनेटाइजेशन नहीं होने देंगे, नहीं ऐसा नहीं बोल सकता था। ठीक है, ये मैटर कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूनियन लिस्ट का मैटर है। यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी पूरे कंट्री को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स समझे, एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, फॉरेन अफेयर्स मतलब अगेन वही, ये तो आपको मैंने यूएस के केस में बताया कि इंडिया का जो स्टैंड होगा फॉरेन कंट्रीज के लिए वो पूरे कंट्री का होगा। हमको पाकिस्तान के साथ अगर नहीं ट्रेड करना है फॉर एग्जांपल तो नहीं करना है। राजस्थान पंजाब ये नहीं बोल सकते कि भाई हम तो बॉर्डर के स्टेट है हमारी दिक्कत हो जाएगी, नहीं, वो पूरे कंट्री के लिए सिमिलरली एप्लीकेबल होगा, एक जैसा। फॉरेन अफेयर्स जो भी रिलेशन होगा, जो भी पॉलिसीज होंगी, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स के मैटर में कंट्रीज के रिगार्डिंग वो पूरे कंट्री की होगी एज अ होल। कम्युनिकेशन, इंडिया पोस्ट आपने सुना होगा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ इस तरह से होता है। इंडियन रेलवेज बड़ा एग्जांपल है इसका, कौन सा बच्चों, इंडियन रेलवेज है सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। पुलिस, राजस्थान पुलिस होती है, महाराष्ट्र पुलिस होती है। आपने देखा होगा बच्चों पुलिस की यूनिफॉर्म, जैसे आर्मी की यूनिफॉर्म तो पूरे कंट्री में एक है ही, कोई डाउट नहीं है, पुलिस की यूनिफॉर्म भी मोस्टली एक ही है। बट रिमेंबर कौन सा स्टेट है जिसकी पुलिस यूनिफॉर्म डिफरेंट है, द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। व्हाइट यूनिफॉर्म है बच्चों वहां पे पुलिस की। तो देखो यानी पुलिस किसका मैटर है, स्टेट का, ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है, ट्रेड हो गया, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टेट की क्या ना क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग है। आंध्र प्रदेश कोस्टल एरिया है तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग, तो एग्रीकल्चर प्रेफरेंसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिफर करेंगी। राजस्थान में कम बारिश पड़ती है, ठीक है, थोड़ा एरिड जोन है। उत्तर प्रदेश डिफरेंट है, तो यहां की एग्रीकल्चर कंडीशंस, एग्रीकल्चर प्रेफरेंसेस, प्रैक्टिसेस सब क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। इरिगेशन इस तरह से देखो है सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट। बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट होता है वर्ड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये ध्यान रख लेना बच्चों, इट्स फाइनल। अगर इनकेस कोई डिस्प्यूट हो गया इनके बीच में लॉ बनाने में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो किसका वर्ड फाइनल होगा बच्चों, इसमें जो वर्ड फाइनल रहेगा दैट वुड बी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें वर्ड फाइनल रहेगा। ठीक है, तो इसके मैटर्स आप देख लो। एजुकेशन, एक स्टेट बोर्ड होता है, सब जगह सीबीएसई है, बताइए आपको। ठीक है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, अच्छे से ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट है, ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट लिस्ट है, कंफ्यूज मत हो जाना। ट्रेड यूनियन कैसा है, कॉन्करेंट लिस्ट, और ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा है, स्टेट लिस्ट। मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारे के सारे मैटर हैं बच्चों किसके, कॉन्करेंट लिस्ट के। दीज ऑल आर द मैटर्स ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। एक और पावर बताई थी आपको, एक और लिस्ट बताई थी, रेसिडुअरी पावर्स आर सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल अंडर दीज थ्री लिस्ट। देखो अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स न्यू वेरी वेल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को अच्छे से पता था टाइम चेंज होगा, नई नई चीजें आएंगी, सोसाइटी की प्रैक्टिस चेंज होगी, इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस किए ऑफ मेकिंग चेंजेस, अमेंडमेंट्स, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की रेलेवेंस बनी रहे। थ्री टाइप के अमेंडमेंट है, थ्री कैटेगरी के, वो भी हमने देख लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को ना चेंज कर दें, इस तरह से वो भी हमने पूरा का पूरा देखा। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था अच्छे से कि ऐसा टाइम आएगा जो अभी चीजें नहीं है लेकिन आगे होती जाएंगी, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, बहुत सारी चीजें जो उस समय नहीं थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी होता है, अब है ये सारी की सारी चीजें। ये जो नए नए टॉपिक्स आते जाते हैं दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द रेसिडुअरी लिस्ट, और इनके ऊपर लॉ बनाने का राइट है यूनियन गवर्नमेंट के पास। किसके पास है बच्चों, यूनियन गवर्नमेंट के पास। अब यहां से क्वेश्चन राइज होता है, हाउ कैन यू से, होल्डिंग टुगेदर में जो अपन ने पढ़ा एक पॉइंट ध्यान से सुनना,
हाउ कैन यू से दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट? अब अपन इसके पॉइंट देख लेते हैं। एक पॉइंट बच्चों अपन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में और बताऊंगा आपको मैं, पहले आपको बता दिया था वैसे मैंने, जब अपन होल्डिंग टुगेदर डिस्कस करते हैं कि सेंटर के पास ये पावर है कि गवर्नर की रिपोर्ट पे, ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकती है? डिसमिस कर सकती है। वो एक पावर है, वो सबसे मेन है। वो भी एक बार और आगे डिस्कस करेंगे इसको। यहां वाले से देख लेते हैं। ज्यादा टॉपिक्स है यूनियन लिस्ट में, अराउंड 97 ये अपडेट होता रहता है। जो रिसेंट होगा वो अपन और इसको अपन देखेंगे। स्टेट लिस्ट में अराउंड 66 टॉपिक्स है, तो यानी ज्यादा टॉपिक किसके पास है? यूनियन लिस्ट के पास 97 टॉपिक्स, स्टेट लिस्ट के पास कम टॉपिक्स है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट अराउंड 52 टॉपिक्स है, तो इसमें भी लॉ बनाने का राइट किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो यानी मोर पावरफुल। और रेसिडुअरी लिस्ट के भी सारे टॉपिक्स किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास। तो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, इट इज मच मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो जो है डिसमिस वाला पॉइंट अपन आगे देखेंगे। आर्टिकल 356 है वो, कौन सा है बच्चों? आर्टिकल 356, उसको अपन आगे और देखेंगे। इस वाले में ज्यादा टॉपिक्स यूनियन गवर्नमेंट के पास 97, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम टॉपिक्स हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में फाइनल वर्ड किसका है? यूनियन गवर्नमेंट का। और रेसिडुअरी लिस्ट में भी लॉ बनाने का राइट किसके पास है? इट इज विद द यूनियन गवर्नमेंट। सो यू कैन से दैट इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इट इज मच मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है। अब आगे चलते हैं। इंडिया एज अ फेडरल नेशन, ये आई क्या? द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक to the structure of the constitution. अब अगर the parliament alone cannot change this power sharing arrangement, आपको पहले ही बताया था कि any change has to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority. ये अपन देख ही चुके हैं बच्चों। कितनी मेजोरिटी चाहिए? 2/3। यानी कि अगर लोकसभा से बिल पास करवाना है तो कितना नंबर होना चाहिए? 362। देख सकते हो करंट जो कोलिजन गवर्नमेंट है उनके पास ही टोटल नंबर 293 है कोलिजन में, जबकि अकेले बीजेपी की नहीं बात हो रही है, उनके पास अराउंड 240 है। एनडीए के पास कुल मिलाकर कितनी है? 293। हाँ, जब इनका सेकंड टर्म था 2019 तब भी देखा जाए तो बीजेपी बड़ी पावरफुल इससे मानी गई, पर 303 सीट्स थी। एनडीए के पास अराउंड 350 के आसपास सीट्स थी। तो भी कितना नंबर चाहिए? 2/3। लोकसभा में 362। बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल है चेंज करना। ठीक है, ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग आपकी। ठीक है, दिस हैज टू बी सैंक्शन्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। ठीक है, हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स इसको क्या करें? पास करें। 28 तो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज में भी आपके दिल्ली हुआ, पुडुचेरी हुआ, जम्मू कश्मीर हो गया, वहां पे अभी ये क्या है बच्चों? आपके स्टेट असेंबलीज भी हैं। तो इस तरह से जितने भी असेंबलीज हैं उसमें एटलीस्ट हाफ पास करेंगी, तब जाके बेसिक स्ट्रक्चर जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ओके, क्लियर है? वहां पे ये पॉइंट भी आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। हाउ कैन यू से दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट? वाला पॉइंट बच्चों अपना उसके अंदर कवर हो रहा है। सेकंड, रिटर्न एंड विजिट कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड कैटेगरी का अमेंडमेंट है बच्चों। ये कौन सा है? थर्ड कैटेगरी ऑफ अमेंडमेंट। ओके, अब आ जाएगा आपका independent and impartial judiciary. The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. बहुत important role है. In case of any dispute about the division of powers between division of powers, the high courts and the supreme court make a decision. देखो वहां पे जब अपन स्टार्ट में पॉइंट कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट आया था, क्या लगा था? सुप्रीम कोर्ट वर्ड इसका ही फाइनल रहेगा। पर अगर आता है ये डिस्प्यूट वाला, इंडिया वाला जब आ जाता है, ये इंडिया के फेडरल फीचर्स, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दे मेक अ डिसीजन। फाइनल डिसीजन जो रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, अगर हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दे दिया, अगर हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दे दिया, कोई रिवर वाटर का डिस्प्यूट है कुछ इस तरह से, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है बच्चों? चेंज कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का वर्ड फाइनल होगा। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है अपना, आपने राष्ट्रीय पढ़ा होगा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मींस द वर्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल। किसका वर्ड फाइनल है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट का। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन इसके आगे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
अभी अपन इसमें आगे बढ़ेंगे, वी विल मूव फर्दर. वी वर डिस्कसिंग द फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, ये अभी अपन ने कवर किया फेडरल फीचर्स. नाउ वी विल डिस्कस हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. देखो, जब हम पढ़ रहे थे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. क्वासी फेडरल, हाफ फेडरल. सो हमने डिस्कस किया हाफ फेडरल तो है, एंड ये भी बात बिल्कुल सही है कि इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन nowhere the word federal has been used, but we do have the federal features. ठीक है, जैसे डिवीजन ऑफ पावर्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, एक और लिस्ट थी रेसिडुअरी लिस्ट. फिर उसके बाद था आपका इंडिपेंडेंट रिटर्न एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. देन कम्स इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी. नाउ वी विल डिस्कस हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. क्या क्या चेंजेस हुए स्पेशली इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटिक्स में, सोसाइटी के अंदर, जिससे हम कह सकते हैं कि यहां पर भी स्टेट्स को पूरा पावर दिया गया. फेडरल नेचर, फेडरलिज्म को हमने प्रैक्टिस किया. दो वी आर क्वासी फेडरल, ठीक है, जबकि फेडरल वर्ड कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है. द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है बच्चों इंडिया में. वी फॉलो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और इस वजह से ही वी आर एबल टू प्रैक्टिस द फेडरलिज्म ओवर हियर. यहां पे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया. दिस एंश्योर्स that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became a shared ideal in the country. Dual objectives बताए थे बच्चों फेडरलिज्म के, to promote the unity of the nation and to accommodate the regional diversity. तो यहां पर भी ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की वजह से डाइवर्सिटी, शेयर्ड लिविंग, इन सारे आइडियल्स को कंट्री के अंदर प्रमोट किया गया. नाउ वी सी लिंग्विस्टिक स्टेट. सबसे पहले the creation of linguistic states was the first and major test for democratic politics in our country. देखो, linguistic states का meaning, states were created on the basis of language. यानी जो मैक्सिमम एक स्टेट के अंदर लोग रहेंगे वो पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते रहेंगे. जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु स्पीकिंग, तमिलनाडु में तमिल स्पीकिंग, केरल के अंदर मलयालम स्पीकिंग, कर्नाटक में कन्नड़ स्पीकिंग, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी स्पीकिंग. इस तरह से अभी बच्चों जब है ना इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था, व्हेन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज गोइंग ऑन, तब उस समय प्रॉमिस किया गया लोगों से, वंस वी गॉट द इंडिपेंडेंस, वंस वी गेट द इंडिपेंडेंस, वी विल क्रिएट द स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस. मतलब सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर वाले लोग एक जगह पे आ सकेंगे. बट यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि वी गॉट इंडिपेंडेंस एट द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन. इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली एट द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन, और पार्टीशन हुआ रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर. दो कंट्रीज बने थे उस समय, एक हिंदू मेजोरिटी इंडिया भारत, एक दूसरा मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान. बाद में पाकिस्तान भी फर्दर ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था 1971 के अंदर, और बांग्लादेश बना. तो ये जो इंडिपेंडेंस मिली, दैट वाज एट द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन. सो आवर पॉलिसी मेकर्स, दे हैड अ फियर इन दिस माइंड. इनके माइंड में फियर था कि लैंग्वेज के बेसिस पे फर्दर स्टेट्स का जो क्रिएशन है, इट माइट डिसइंटीग्रेट द कंट्री. अगर स्टेट्स को क्रिएट किया जाता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, तो फर्दर कंट्री और ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, ब्रेक हो सकता है. 1947 में हुआ था. द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल स्टेट्स ऑफ ओल्ड स्टेट्स वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स. सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. ऐसा नहीं है कि हर स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किया गया. सम ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी. ठीक है, मोस्टली स्टेट्स का क्रिएशन लैंग्वेज बेसिस पे है, बट कुछ स्टेट्स है दोज हु आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी. एथनिसिटी आपको पता ही है, ठीक है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन अ शेयर कल्चर. ये आपने पढ़ा हुआ है वर्ड पावर शेयरिंग में, यहां पे भी आया है फिर से, और ज्योग्राफी के बेसिस पे. अभी बच्चों इंडिया के अंदर सुनो, देखो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है. इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बात चल रही थी, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, तो प्रॉमिस हुआ कि स्टेट्स का क्रिएशन किया जाएगा लैंग्वेज बेसिस पे. बट आवर पॉलिसी मेकर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, वी गॉट इंडिपेंडेंस एट द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन, दे हैड अ फियर कि स्टेट्स का क्रिएशन होगा तो और दिक्कत हो जाएगी. फिर एक पर्सन थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, श्री रामालू. अ पर्सन नेम्ड एज श्री रामालू. ही वेंट ऑन फास्ट अनटू डेथ. इनकी डिमांड थी द क्रिएशन ऑफ अ तेलुगु स्पीकिंग आंध्र प्रदेश. इनिशियली इनकी डिमांड को कंसीडर नहीं किया गया.
ही वेंट ऑन फास्ट इनटू दैट एंड ही डाइड। तो इस वजह से बड़ा वायलेंस हो गया वहां पे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1956 के अंदर। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म इन द ईयर 1956। उस समय इंडिया के अंदर आते हैं बच्चों 14 स्टेट्स। उस समय इंडिया में आते हैं 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। जब बनाएगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन तो इंडिया में होगा 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। फिर टाइम टू टाइम और स्टेट्स बनते गए। ठीक है, 2000 के अंदर, इन द ईयर 2000, मध्य प्रदेश से अलग होके बनता है आपका छत्तीसगढ़ विथ कैपिटल रायपुर। मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा बना? छत्तीसगढ़ विथ कैपिटल रायपुर। इससे पहले मध्य प्रदेश वाज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया विथ कैपिटल रायपुर। ठीक है, तो इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट हो गया आपका राजस्थान। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा बन गया? उत्तराखंड विथ कैपिटल देहरादून। देहरादून इसकी कैपिटल हुई। और बिहार से अलग होकर बना द स्टेट ऑफ झारखंड। ज्योग्राफी में मिनरल्स वगैरह वाले चैप्टर में खूब नाम आएगा झारखंड का, आपके मिनरल रिच स्टेट है। तो बिहार से अलग होकर बना झारखंड विथ कैपिटल रांची। ऐसे ही देखो, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड। ठीक है, ऐसे ही बच्चों बाद में 2014 के अंदर क्रिएशन होता है तेलंगाना का फ्रॉम आंध्र प्रदेश। यूनाइटेड आंध्रा की कैपिटल थी हैदराबाद। देन हैदराबाद बिकेम द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। नाउ हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की आपको पता है कैपिटल अमरावती है। अब बच्चों ये 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज पे कैसे आए, इसको एक बार थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। पहले थे 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ध्यान से सुन लेना, 29 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर का जो स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो हो गए 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। पहले 29 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज। जो जम्मू कश्मीर का स्टेट था इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर वाली इधर लद्दाख हो गई। तो हो गए 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद दादर एंड नागर एंड दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरीज। दादर एंड नागर एंड दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरीज, इनको मर्ज कर दिया गया तो बन गए इंडिया में एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। जो यूनियन टेरिटरीज होती है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इनका। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है यूनियन टेरिटरीज में, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अभी प्रीवियसली थोड़ी देर पहले हमने देखा कुछ यूनियन टेरिटरीज के अंदर असेंबलीज भी है, मतलब सीएम है। दिल्ली के सीएम काफी पॉपुलर थे अरविंद केजरीवाल, नाउ रेखा गुप्ता इज द सीएम। ठीक है, ऐसे पुदुचेरी के अंदर है। जम्मू एंड कश्मीर में उमर अब्दुल्ला इज द सीएम। पर वो साथ में यूनियन टेरिटरीज भी हैं, मतलब कुछ डिपार्टमेंट उनके, होम मिनिस्ट्री, पुलिस वगैरह, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से देख रही होती है। ठीक है, पुलिस जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ठीक है, अच्छे से सुन लेना बच्चों इस बात को। स्टेट के अंदर गवर्नर होता है, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली आपका यूनियन टेरिटरी भी है, असेंबली भी है और एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन भी है। ऐसे अगर आप चंडीगढ़ को देखें, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है, प्लस चंडीगढ़ साइमल्टेनियसली इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। चंडीगढ़ क्या है बच्चों? यूनियन टेरिटरी भी है और साइमल्टेनियसली चंडीगढ़ कैपिटल भी है, किसकी? पंजाब की और हरियाणा की। तो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। हमने पढ़ा था कि कमिंग टुगेदर में तो क्या होता है, स्टेट्स के पास इक्वल पावर है, जबकि होल्डिंग टुगेदर के अंदर अलग अलग पावर्स हैं। 371 भी देखा हमने आर्टिकल। ठीक है, मिजोरम, आसाम, नागालैंड इनके पास ठीक है अलग से एक पावर दी हुई है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह के पास। तो अभी ये स्टेटस है बच्चों इंडिया का। तो ये फॉर्मेशन हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, ये अपन ने देखा लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया। इनिशियली गवर्नमेंट रिलेक्टेंट थी, पर्सन थे ऋषि रामालू। ठीक है, इन्होंने फास्ट एंड टू डेथ किया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना 1956 के अंदर, 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, उसके बाद इस तरह से स्टेट बनते गए। बाद में आंध्र प्रदेश से भी बताया आपको बना था कौन सा? तेलंगाना। एट प्रेजेंट अगर इंडिया की बात करें, वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये करंट स्टेटस है बच्चों इंडिया का। ठीक है, अब सेकंड टेस्ट जो फेडरलिज्म का हमने क्रिएट किया, सक्सेसफुली क्लियर किया, सेकंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन। अब तो यहां पे इंडियन फेडरेशन बोला जा रहा है, पर वैसे फेडरेशन वर्ड उसमें यूज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इंडियन यूनियन कह सकते हो। इज द लैंग्वेज पॉलिसी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे आपको पता होगा शायद
वी डोंट हैव एनी, वी हैव नॉट गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। कोई भी मतलब हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमने किसी भी लैंग्वेज को डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को। हिंदी भी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है, नॉट द नेशनल लैंग्वेज, दैट इज राष्ट्रभाषा। हमने किसी भी लैंग्वेज को ये स्टेटस नहीं दिया है, ठीक है। सिर्फ हिंदी ही कैसी है, मतलब हिंदी भी कैसी है, बिसाइड हिंदी, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। कैसे आइडेंटिफाई किया गया हिंदी को? हिंदी स्पीकिंग लोग सबसे ज्यादा है, इस बारे में कोई डाउट नहीं है, 40% से ज्यादा लोग हिंदी स्पीकिंग है, बट स्टिल सारे लोग इंडिया के अंदर हिंदी नहीं बोलते, ठीक है। हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज, इनफैक्ट कोई भी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा है ही नहीं। हिंदी भी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि राजभाषा। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। कैसे रिकॉग्नाइज्ड है बच्चों? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। और कुछ स्टेट की अपनी खुद की, दे हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी टोटल कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं? 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। देखो इधर हिंदी सबसे ज्यादा 43.63%, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी। इसमें बच्चों आपको इंग्लिश नहीं दिखेगी, इसमें आपको इंग्लिश नहीं दिखेगी। इंग्लिश शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल वर्क होता है उसके अंदर, ठीक है। आप बैंक में जाएंगे, चेक भर सकते हैं, ड्राफ्ट भर सकते हैं, गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, बट शेड्यूल नहीं है। मतलब गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती कहीं पे भी, जबकि हिंदी को प्रमोट करती है। हिंदी स्पीकिंग डे आता है, हिंदी पढ़ो, इस तरह से, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स भी अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, बट इंग्लिश एज सच कहीं पे भी प्रमोट नहीं की जाती, ठीक है। हालांकि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, प्रोमिनेंट स्कूल्स में उसमें आता है, सारे कोर्सेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह सब इंग्लिश में अवेलेबल है, बट इंग्लिश आप ध्यान रख लेना, इट इज नॉट देयर इन द कैटेगरी ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज। ये बात बच्चों लैंग्वेज वाली है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना। कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, यानी हिंदी को मिला के हो गई आपकी कितनी बच्चों? 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है। इंग्लिश इस लिस्ट में नहीं है, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है, बट इंग्लिश इज नॉट द शेड्यूल्ड लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूज ऑफ इंग्लिश वॉज टू स्टॉप इन द ईयर 1965, ठीक है। इसको स्टॉप करने का था इंग्लिश का यूज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 है। द यूज ऑफ इंग्लिश एज नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज वॉज टू स्टॉप इन द ईयर 1965। तो 56 और 65 में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इंग्लिश का हैगा आपका, ध्यान रख लेना 1965, बट लेटर ऑन इट वॉज डिसाइडेड टू यूज टू कंटिन्यू यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिशियल, फॉर ऑफिशियल पर्पस। देखो स्पेशली जो सदर्न स्टेट्स थे, दे थ्रेटन कि अगर जबरदस्ती हमारे ऊपर इंग्लिश इंपोज करने का ट्राई किया गया, वहां पे बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, काफी कुछ हुआ, तो हम इंडियन यूनियन से अलग होने की डिमांड करेंगे। कि अगर फोर्सफुली ये ट्राई किया गया कि हमें हिंदी बोलना है, इसीलिए इंग्लिश को डिसाइड किया गया। वैसे भी इंग्लिश डिसाइड की गई तो कुछ गलत नहीं है, ग्लोबल लैंग्वेज का एक ऐसे स्टेटस है। आपके जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह ये सब कुछ, सारा सब कुछ इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। तो इंग्लिश भी कैसी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट इट इज नॉट देयर इन द कैटेगरी ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज। शेड्यूल्ड लैंग्वेज की लिस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज इट इज नॉट गिवन, ठीक है। अब है बच्चों सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। ये बात है जो अपन डिस्कस कर रहे थे आपकी आर्टिकल 356, हाउ कैन यू से इन इंडिया दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। ये सबसे मेन पॉइंट आएगा। देखो, फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। इस इमेज से आप पार्टी पहचान सकते हैं, ठीक है। यानी जो इमेज है पार्टी पहचान सकते हैं। ये सीएम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, पीएम, आप खुद इसको गैस कर सकते हैं। द सेम पार्टी रूल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by the rival parties. आपको बताया था, जो rival parties मतलब सेंटर में जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, अगर उस पार्टी की जगह किसी और पार्टी की गवर्नमेंट किसी स्टेट में फॉर्म हो जाती थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू डिसमिस, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर देता है? डिसमिस। ये जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 356। 3 आर्टिकल्स हैं बच्चों इमरजेंसी से रिलेटेड। एक वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे यूज होता है आर्टिकल 352, जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस था पहले और इमरजेंसी लगाई गई इंडिया के अंदर,
1975 टू 77। फिर ये जो है आर्टिकल 356 आपको पहले बता दिया है दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट का गवर्नर रिपोर्ट करता है दैट देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीन इन द स्टेट, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है। और आर्टिकल 360 है वो जो इंडिया में कभी लगा नहीं है, 360 दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला आर्टिकल। कौन सा है बच्चों, फाइनेंशियल इमरजेंसी। दिस अंडरमाइन, अब ये जो था अगेन एंड अगेन मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, बट ये चेंज हो गया आफ्टर 1990 के बाद ये चेंज हो गया। एक और फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा था हमने, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में बच्चों, पावर शेयर्ड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, कोलिशन पार्टीज का जमाना आ गया। करंट गवर्नमेंट है बीजेपी लेड एनडीए, बीजेपी के पास अपनी फुल मेजोरिटी नहीं है, तो उसको रीजनल पार्टीज को, स्टेट पार्टीज हैं जिनको स्मॉलर पार्टीज कह सकते हैं, पूरी रिस्पेक्ट देनी है। और जब इनका इंपॉर्टेंस, स्टेट पार्टीज का रोल बढ़ा, रीजनल पार्टीज का रोल इंक्रीज हुआ इन द नेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो, तो आर्टिकल 356 का यूज कम हो गया। और ये कब से स्टार्ट हुआ बच्चों इंडिया के अंदर, फ्रॉम 1990s, ये आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। कोलिजन गवर्नमेंट, यहां पे एक कोई और, या आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, एक कोई और पार्टी, कोई और पार्टी, कोई और पार्टी का, ठीक है। तो कोलिजन गवर्नमेंट, देखो इसमें इन द पास्ट फ्यू इलेक्शन सिंस नो सिंगल पार्टी इज गेटिंग अ क्लियर मेजोरिटी। इनफैक्ट बीजेपी को आई 2014 में, 2019 में, 2014 में उनके ओन पे 282 सीट्स थी, 272 मेजोरिटी मार्क है, बट एनडीए के साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट कंटिन्यू की, क्योंकि बहुत सारे बिल्स होते हैं और कोलिजन था इसलिए 282 सीट्स पहुंच गई। तो एनडीए की सीट्स थी 330, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दैट इज। ऐसे ही 2019 के अंदर बीजेपी को 303 सीट्स आई और एनडीए के अराउंड 350 थी, पर बीजेपी की जो 303 आई उसमें बड़ा रोल था जो अलायंस पार्टनर्स के साथ थे। अलायंस पार्टनर्स को भी बेनिफिट मिला बीजेपी के साथ होने के साथ, बीजेपी को भी बेनिफिट मिला कि अलायंस पार्टनर्स साथ में हैं। और अभी तो मेजोरिटी नहीं है, अभी 240 सीट्स है बीजेपी की, आपको बताया, और एनडीए की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की अराउंड 293 सीट्स है अभी, ठीक है। तो मेजर नेशनल पार्टीज, बताया ना कौन सी गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड एनडीए, had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. कहां पे गवर्नमेंट फॉर्म करनी है बच्चों, एट द सेंटर, यानी कोलिशन गवर्नमेंट्स का एरा स्टार्ट हुआ। हालांकि इससे दिक्कत यह हुई कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी क्रिएट हो गई बच्चों। 1989 प्राइम मिनिस्टर बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, मंडल कमीशन आपने पढ़ा होगा, 1 साल में रिजाइन करना पड़ा। फिर प्राइम मिनिस्टर बने चंद्रशेखर, 1 साल में रिजाइन करना पड़ा। फिर पीवी नरसिम्हा राव ने 5 इयर्स गवर्नमेंट चला ली, बट वो भी गवर्नमेंट ऐसा था कि पूरी मेजोरिटी है नहीं है, इस तरह से। फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 13 डेज के लिए। फिर एचडी देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, एचडी देवेगौड़ा 1 ईयर के लिए। फिर इंद्र कुमार गुजराल 1 ईयर के लिए। फिर से इलेक्शंस हो गए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 13 मंथ्स के लिए, फिर से इलेक्शंस हो गए। फिर हालांकि उन्होंने 5 साल गवर्नमेंट चलाई। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी 10 ईयर्स की गवर्नमेंट रन की, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, ठीक है। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है, हर चीज के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों है। फेडरलिज्म की स्पिरिट स्ट्रेंथन हुई, लेकिन साथ में अपने साथ क्या लेके आई, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। हालांकि यह है 2004 से लेकर अभी तक 5 इयर्स के इंटरवल पे इलेक्शंस हुए हैं सेंटर में। स्टेट्स में भी ऐसा हुआ है, कई स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में खासकर, कि गवर्नमेंट बार बार चेंज हुई है। हालांकि अभी वहां पे भी लंबे टाइम से स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो दोनों ही बातें इसके अंदर। लास्ट ईयर आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा, 3 टाइप के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जनरल इलेक्शन, बाय इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन। तो जो अपन बात कर रहे थे, बार बार गवर्नमेंट चेंज होती है, तो दिस लेड टू मिड टर्म इलेक्शन, बहुत खर्चा हो जाता है, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में नेगेटिव मैसेज आता है कि प्राइम मिनिस्टर ही स्टेबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट वगैरह, बहुत सारी चीजें, बहुत इफेक्ट होती है इससे। अब बच्चों ये तो 3 फीचर्स थे आपके फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया। एक तो हो गया आपका इसके अंदर फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटर्न एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट एंड इंपार्शियल जुडिशरी। फिर हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, अगेन इसके 3 हो गए कि फर्स्ट आ गया आपका क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स, देन लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द कंट्री, एंड देन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। फिर एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कवर हुआ, हाउ कैन यू से दैट इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। उसमें मेन पॉइंट जो अपन ने देखा आर्टिकल 356,
जब एक ही गवर्नमेंट पार्टी का रूल था सेंटर में और स्टेट्स में, तो कई स्टेट्स में राइवल पार्टीज की गवर्नमेंट को हटा दिया जाता था बाय मिसयूजिंग आर्टिकल 356। फिर उसके अंदर यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू द स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में भी फाइनल वर्ड जो है दैट इज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और रेसिड्यूरी लिस्ट पे भी सारे के सारे राइट्स वो किसके पास है बच्चों, दैट इज विद द यूनियन गवर्नमेंट। नाउ बच्चों अब हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। वी विल ये आपका लास्ट टॉपिक है बच्चों। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट आपको बताया था दैट इज लोकल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट है बच्चों, लोकल गवर्नमेंट। उसी का ये इससे रिलेटेड है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। When power is taken away from central and state governments, जब पावर लेते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होगा बच्चों, when power is taken away from the central and decentralization, मतलब जो सेंट्रलाइजेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, उसको अपन डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। when power is taken away from the central and state government and given to the local governments, third tier of the government, जो आपको बताया था थर्ड टियर, लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट, उसका स्ट्रक्चर अपन देखेंगे। एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। देखो बच्चों, जो डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया है, ये जो ड्रीम है, दैट वाज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी। वो चाहते थे गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप्स। गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, जो लास्ट पर्सन बैठा हुआ है किसी विलेज में इंडिया में, उसका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, बड़े डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, कई विलेजेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 45-50 किलोमीटर दूर होते हैं। अब वहां पे सोचो, लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, कोई छोटे मोटे वर्क के लिए अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आना पड़े, कितना उनका टाइम जाएगा। और क्या ही नेसेसरी है कि जिस दिन वो आते हैं उस दिन कंसर्न ऑफिसर्स अवेलेबल भी हो। ठीक है, तो ऐसे गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप्स। आज आपकी स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है, ठीक है, या आपके जो आपकी लेन है, कम्युनिटी पार्क का कोई इश्यू हो जाता है इस तरह से, तो आप एमपी को थोड़ी ना जाके बोलोगे। एमपी दिल्ली में बैठे हैं, एमएलए जयपुर में बैठे हैं, उनके अलग टास्क करने के। आप किसको बोलोगे, अपने एरिया के पार्षद को, काउंसलर। ठीक है, क्या होता है बच्चों, एक तरह से काउंसलर, पार्षद, आप उसको जाके बोलोगे। वो आपके लिए एक्सेसिबिलिटी बनाएगा इस चीज की कि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सको। जो ये लोकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व करने का वर्क रहेगा लोकल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। आपको रियलाइज होगा, आप फील करोगे, यस, मतलब अब देखो जैसे बजट आया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया यहाँ पे रेलवे लाइन स्प्रेड करनी है, यहां तक बढ़ाना है। डेफिनेटली लोगों की डिमांड होती है, गवर्नमेंट उसको कंसीडर करती है, लेकिन आपका एक्सेस नहीं है वहां तक। ठीक है, पार्लियामेंट तक सच डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। गवर्नमेंट भी जो पॉलिसी बना रही है, बना पब्लिक के अकॉर्डिंग नहीं, जो पब्लिक के विषय है उसको अकॉर्डिंग बना रही है। ठीक है, लेकिन आपका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। आपका एक्सेस है लोकल गवर्नमेंट के लिए, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाएंगे, आपके एरिया के नगर निगम वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, इन लोकल चीजों के लिए, यानी वन प्रिंसिपल ऑफ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, सी सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। पावर सबके साथ शेयर हो रही है, सेल्फ रूल, ठीक है, फेडरलिज्म, शेयर रूल, ये सारे के सारे फंडामेंटल्स हैं। ये ड्रीम था बच्चों महात्मा गांधी का। कैसे इसको रियलाइज किया गया वो अपन देखेंगे इन 1992। देखो 73rd अमेंडमेंट आया। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट आया इन द ईयर 1992। देखो दो अमेंडमेंट है, एक 73rd और दूसरा है 74th। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू बाय दिस 73rd अमेंडमेंट स्ट्रक्चर आता है रूरल लोकल गवर्नमेंट का, एंड बाय 74th एक साथ ही हुए थे बच्चों, स्ट्रक्चर आता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट का। एक साथ ही अमेंडमेंट्स हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। हर स्टेट के लिए मैंडेटरी किया गया कि वो अपने आप ही लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ये बच्चों वैसे आपके नहीं है सिलेबस के अंदर, जो भी बात बता रहा हूं कि ये लोकल गवर्नमेंट का जो आइडिया आया, सबसे पहले जो इंप्लीमेंट हुआ वो हुआ था राजस्थान में, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, महात्मा गांधी का ड्रीम था 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले कहां पे इंप्लीमेंट किया गया इसको, राजस्थान के अंदर।
फिर उसके बाद 1992 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बाय 73rd अमेंडमेंट और 74th के थ्रू बच्चों बाय द 74th अमेंडमेंट, ठीक है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 73rd रूरल से है और 74th किससे है बच्चों, बाय द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक रूरल और दूसरी कौन सी हो गई, अर्बन। यहां पे बच्चों जो ज्यादा फोकस है वो है रूरल लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, जो बिल्कुल दूर बैठे हैं लोग, उनको भी रियलाइज करना चाहिए, यस वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम, हम भी इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट है। यानी कि आपके जैसे आपको बताया था पावर शेयरिंग चैप्टर के अंदर दो रीजंस हैं व्हाई पावर शुड बी शेयर्ड, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो एक था प्रूडेंशियल, दूसरा था बच्चों आपका मोरल रीजन। तो मोरल में ये था हर किसी को ये रियलाइज होना चाहिए, हर किसी को लगना चाहिए यस वी आर अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, वी आर पार्ट ऑफ दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इट क्रिएटेड द थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया बिलो द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट लेवल। देखो बच्चों ध्यान रखना ना, फिर से बता रहा हूं आपको, जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है फेडरलिज्म, उसमें लेवल्स हैं, पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। और जो आपका ये है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उसके अंदर है पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सेलिएंट फीचर्स फॉर ऑल द स्टेट्स, पता है ना सबके लिए मैंडेटरी किया गया 3 tier सिस्टम फॉर ऑल द स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन ओवर 20 lakhs, 20 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, आबादी है, तो सारे स्टेट्स के लिए क्या किया गया बच्चों, कंपलसरी किया गया कि वहां पर लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। टू होल्ड पंचायत इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 years, पंचायत इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 years होंगे। बच्चों यहां पे एक बात बताता हूं आपके, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, आगे पॉलिटिकल पार्टीज में भी अपन देखेंगे, रूरल लोकल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज का सिंबल यूज नहीं होता, हालांकि विलेज के अंदर पता रहता है, ठीक है, विलेज के अंदर लोग जानते हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छे से एक्वेंटेंस होती है सबके, सबको पता होता है कि किस पर्सन का जो भी इलेक्शंस के लिए रन कर रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच या वार्ड पंच, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंक्लिनेशन वो पता होता है। लेकिन ये जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का सिंबल यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अर्बन लोकल में होता है, आप देखते होंगे, आपके यहाँ पे आते होंगे जो पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, पार्षद फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर, तो वो कोई बीजेपी का होता है, कोई कांग्रेस का होता है, लेकिन रूरल लोकल गवर्नमेंट के अंदर इसमें नहीं होता। टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन नॉट लेस देन 33%, 33% से कम नहीं है रिजर्वेशन। ओबीसी के लिए भी इसमें बच्चों रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया, ठीक है, जबकि वहां पर नहीं है आपके उसके अंदर, ये पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए है, आपको पता है सीट रिजर्व है फॉर द एससीज 84 सीट रिजर्व है, फॉर द एसटीज 47 सीट रिजर्व है, वुमेन के लिए भी अब रिजर्वेशन कर दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट असेंबलीज के अंदर, वहां पर ओबीसी के लिए नहीं है रिजर्वेशन। ये जो लोकल गवर्नमेंट वाला है बच्चों, इसके अंदर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है, एससीज एसटीज ओबीसी भी लिख लेना बच्चों, और वुमेन के लिए भी। कुछ स्टेट्स में, इन सम स्टेट्स, जो वुमेन रिजर्वेशन है वो 33% से इंक्रीज करके अब कर दिया गया है 50% तक। कितना कर दिया गया बच्चों, इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 33% टू 50%, ठीक है। ये ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में एससी एसटीज के लिए है रिजर्वेशन, वुमेन के लिए आ गया है, जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा, ओबीसी के लिए नहीं है। यहां पर रूरल लोकल गवर्नमेंट के अंदर अलॉन्ग विद एससीज एसटीज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वुमेन ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन इसके अंदर किया गया है। ये स्ट्रक्चर बच्चों आपने देखा, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। टू अपॉइंट स्टेट फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशंस एज रिगार्ड टू द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पंचायत। देखो बच्चों, अपने स्टार्ट में डिस्कस किया था फेडरलिज्म के फीचर्स के अंदर, ठीक है, फेडरलिज्म के फीचर्स में अपन ने ये बात डिस्कस की थी कि कोई भी पर्सन, ग्रुप, गवर्नमेंट अगर उसको इंडिपेंडेंटली वर्क करना है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। जैसे आपको बताया था, 2 कंपोनेंट होते हैं टैक्स के, एक होता है सीजीएसटी वाला कंपोनेंट, जीएसटी का जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक होता है एसजीएसटी वाला कंपोनेंट जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ऐसे ही पंचायत भी वर्क कर सके, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनके पास होनी चाहिए, ठीक है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी आपको बताया था लास्ट क्लास, अभी अपन डिस्कस कर रहे थे इसको, कि बीएमसी, ठीक है, बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्ल्ड के रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से एक है। इनफैक्ट इसका बजट इंडिया के कई छोटे स्टेट से भी ज्यादा होगा। टू कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी टू प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल। और बच्चों ये भी बता दूं मैं आपको
कि स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शंस। ठीक है, देखो जो एमपीज एमएलएस के इलेक्शंस होते हैं, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो एमपीज एमएलएस के इलेक्शन है बच्चों, वो कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो एमपीज के एमएलएस के इलेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, इट इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जबकि ये जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, इट इज कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट का प्लान होता है, डिस्ट्रिक्ट एज अ होल, वर्किंग अ 3 tier अंडर द 3 tier सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जिला परिषद इज द एपेक्स बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? लोकल, रूरल लोकल गवर्नमेंट की। इसमें सबसे टॉप पे होता है जिला परिषद, सबसे ऊपर रहेगा बच्चों इसके अंदर जिला परिषद। देखो मैं आपको बताता हूं, इधर आप देख लीजिए, इट इज फॉलोड बाय पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एट द सेकेंड tier एंड फॉलोड बाय ग्राम पंचायत एज द 3rd tier। अब देखो इधर अपन देख लेते हैं, एवरी पर्सन ऑफ द विलेज, एडल्ट पर्सन ऑफ द विलेज, मतलब जो वोटर है, पर वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सब मिलके, सारे वोटर्स विलेज के, दे कॉन्स्टिट्यूट ग्राम सभा। क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों? दे कॉन्स्टिट्यूट ग्राम सभा। अब बच्चों जो ग्राम सभा होती है, इसमें ये इलेक्ट करती है किसको? ग्राम पंचायत को, विलेज लेवल पे। नॉर्मली हर विलेज के लिए ग्राम पंचायत होगी, विलेज की पॉपुलेशन कम है तो कुछ विलेजेस मिलके एक ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे। इट इज हेडेड बाय सरपंच। कौन हेड करता है बच्चों? ईच विलेज जनरली हैज अ ग्राम पंचायत हुज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज। ठीक है, ग्राम पंचायत है। अब ये जो है ग्राम पंचायत का हेड जो होता है, दैट इज सरपंच। कौन होता है बच्चों? ग्राम पंचायत का जो हेड रहेगा वो हो जाएगा आपका सरपंच। डायरेक्ट इलेक्शन है बच्चों सरपंच का, इसको बोला जाता है ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। डायरेक्ट इलेक्शन है सरपंच का एंड इट इज नोन एज द ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर उसके बाद वार्ड पंच। विलेज डिवाइडेड होता है किसके अंदर? वार्ड्स के अंदर। ठीक है, हर वार्ड से इलेक्ट किया जाता है एक वार्ड पंच। तो ये सब मिलके बनाते हैं ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत वर्क करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, अंडर द सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। नॉर्मली एक मीटिंग होती है कंपलसरी, अप्रोक्सीमेटली ये करते हैं कि भाई हर क्वार्टर में होना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा JFM, तो रिपब्लिक डे वाला हो जाएगा। सेकंड क्वार्टर हो जाएगा आपका अप्रैल मई जून, तो लेबर डे हो जाएगा मई के अंदर। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका जुलाई अगस्त सितंबर, तो इंडिपेंडेंस डे हो जाएगा। एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ जाएगा आपका, तो गांधी जयंती हो जाएगी 2 अक्टूबर। बाकी और भी मीटिंग्स होती रहती हैं। ठीक है, कई केसेस में तो बच्चों इनके पास एक तरह से, पंचायत के पास एक तरह यह भी होता है जुडिशियल सॉर्ट ऑफ, एक आप कह सकते हैं आपस में कोई डिस्प्यूट्स हो गए, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, इस तरह से कुछ पर्सन्स के बीच में डिस्प्यूट हो गए, तो ये भी उसके ऊपर भी रिगार्डिंग ये एक तरह से डिसीजन दे सकता है। हालांकि वो बाइंडिंग नहीं होता, पर्सन चाहे तो कोर्ट में जा सकता है आगे, बट ये उस मैटर्स को भी, ऐसे मैटर्स को भी सॉल्व करते हैं। विलेजेस में है लैंड वगैरह के डिस्प्यूट हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं। हालांकि अगर ऐसा नहीं है कोई कंपलसरी है लोगों के ऊपर, वो सजेस्ट करते हैं। ठीक है, वो आइडिया देते हैं, वो बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए। और अगर कोई डिसएग्री करता है इस बात से, तो पर्सन जा सकता है कोर्ट में, अलग बात है। यानी एक तरह से जुडिशियल पावर भी है। देखो इंडिया के अंदर आपको पता ही है, आपने सुना होगा कोर्ट्स कम है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस। तो इस तरह के मैटर्स जो आपसी, उससे मतलब जहां क्राइम सॉर्ट ऑफ कुछ नहीं हो रहा, डिस्प्यूट है, ठीक है, तो अगर वो अपने लेवल पे ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही अगर सॉल्व हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्यों कोर्ट के फालतू चक्कर लगाना। ठीक है, तो ये अथॉरिटी भी एक तरह से ग्राम पंचायत के पास होती है। ग्राम पंचायत मिलके काफी सारी, दे कंस्टिट्यूट टू फॉर्म पंचायत समिति। क्या बनाते हैं बच्चों? दे फॉर्म पंचायत समिति, जिसका हेड होता है प्रधान। पंचायत समिति का हेड हो जाएगा बच्चों प्रधान। पंचायत समिति के मेंबर्स का, प्रधान का इलेक्शन ग्राम पंचायत जो बनानी है पंचायत समिति वो मिलके करेंगे, और एक डिस्ट्रिक्ट के सारे पंचायत समिति, अभी अपन ने देखा, वो मिलके बनाते हैं जिला परिषद, विच इज हेडेड बाय द चेयरपर्सन। जिला प्रमुख बोलते हैं अपन इसको नॉर्मली। क्या बोलते हैं बच्चों अपन इसको नॉर्मली? इट इज नोन बाय द नेम जिला प्रमुख। ठीक है, जो जिला परिषद का हेड होगा। पंचायत समिति के मेंबर्स मिलकर इलेक्शन करेंगे जिला प्रमुख का। अगर बच्चों आप एग्जाम के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट का
जिला प्रमुख का नेम लिखते हैं तो दैट वुड बी बहुत इंप्रेसिव लगेगा। ऐसे हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखेंगे, मेयर का आप नाम लिखते हैं, इसके अंदर आप जिला परिषद का नाम लिखते हैं, जिला प्रमुख का नाम लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अजमेर में आप में से कईयों को पता होगा जो अजमेर के हैं कि जो जिला प्रमुख है मैडम सुशील कंवर पलाड़ा। एट प्रेजेंट शी इज द जिला प्रमुख। आपको बताया था वुमेन की रिजर्वेशन है नॉट लेस देन 33%। कई स्टेट्स ने इस रिजर्वेशन को बढ़ा के कर दिया है बच्चों, अप टू 50% तक भी कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के जिला प्रमुख का, मेयर का नाम लिखते हैं तो बहुत सही रहेगा बच्चों। इसके अंदर अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ज्वाइन टू फॉर्म पंचायत समिति और ब्लॉक समिति भी बोलते हैं बच्चों इसको। पंचायत समिति और क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉक समिति भी आप कह सकते हो। पंचायत हेड होता है प्रधान। ऑल द पंचायत समितिज इन द डिस्ट्रिक्ट collectively make the जिला परिषद। each village is a group of villages in some state has a ग्राम पंचायत, a council consisting of several ward members often called पंच, ये भी देख लिया, and a president और सरपंच। they are directly elected, इनका इलेक्शन डायरेक्ट है। कैसा इलेक्शन है बच्चों इनका, डायरेक्ट। जबकि ग्राम पंचायत के मेंबर इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति, और फिर पंचायत समिति के मेंबर इलेक्ट करेंगे मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। इस तरह से जिला प्रमुख इनका इलेक्शन होगा। अंडर द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। ठीक है, सारे के सारे वोटर्स इसको इलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो ग्राम पंचायत अभी आपको बताया वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। म्युनिसिपालिटीज, ये ध्यान रख लेना, आर सेटअप इन टाउन्स। म्युनिसिपालिटीज कहां पे होती है बच्चों, टाउन्स में। बिग सिटीज, जो बड़े सिटीज होते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखो मैं आपको बताता हूं इसके अंदर, अगर 5 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, वैसे पॉपुलेशन वाला क्राइटेरिया आपका नहीं है, तो हो जाएगा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये हो जाएगा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर 5 लाख से ज्यादा है। हालांकि इसका क्राइटेरिया आपके नहीं है। हिंदी में बच्चों इसको लिखेंगे अपन नगर निगम। ये वर्ड आप ज्यादा सुनते होंगे। अजमेर के जो है बच्चों उनको पता होगा ये जो नगर निगम का ऑफिस कहां पर है अजमेर के अंदर। अगर आप जाते हैं चूड़ी बाजार की तरफ तो जो उधर है। ठीक है, अब और ऐसे ही आपको पता होगा जिला परिषद का ऑफिस है। ये जो पटेल ग्राउंड है साइड में बना हुआ है वो जिला परिषद का ऑफिस हो गया आपका। 5 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन, हालांकि पॉपुलेशन क्राइटेरिया आपका नहीं, पर आप ध्यान, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा भी कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, कौन सा म्युनिसिपल काउंसिल है। 1 लाख से 5 लाख की पॉपुलेशन है अगर, तो हो जाएगा म्युनिसिपल काउंसिल। हिंदी में बच्चों इसको बोलेंगे अपन नगर परिषद। हिंदी में बोला जाएगा इसको नगर परिषद। और अगर 1 लाख से कम है, अप टू 20,000 है, तो हो जाता है आपका म्युनिसिपालिटी। तो म्युनिसिपालिटी दे आर सेटअप इन टाउन्स। बिग सिटीज में होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। इसको हिंदी में हो जाएगा आपका नगर पालिका। ये वर्ड्स हिंदी के आपको इसलिए बताया बच्चों, इनसे आप प्रोबेबली ज्यादा अक्वेंटेड होंगे, ज्यादा आपने इनको सुना होगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, जिनको बच्चों आप, जिनको पब्लिक इलेक्ट करके भेज रही है, आपको डेफिनेटली अपने वार्ड का नाम भी, नंबर भी बताओगा। ठीक है, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं तो फ्यू कॉलोनीज, अर्बन एरियाज का बता रहा हूं, फ्यू कॉलोनीज दे कंबाइन टू फॉर्म अ वार्ड। आपको अपने वार्ड का नाम नंबर डेफिनेटली पता होगा। 70 होगा, 72 होगा, 74, 80, 85, इस तरह से वार्ड। हर वार्ड से इलेक्ट किया जाता है एक पार्षद। किसका इलेक्शन करते हैं बच्चों, हर वार्ड से एक पार्षद। ये वर्ड आपने ज्यादा सुना होगा। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो काउंसिलर। क्या बोल सकते हो बच्चों, काउंसिलर भी बोल सकते हैं पार्षद। ठीक है, अब म्युनिसिपल काउंसिल और जो म्युनिसिपालिटी होते हैं बच्चों, इनमें होता है चेयरपर्सन। कौन होता है इनके अंदर, चेयरपर्सन। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसके हेड को, ये तो हो गया बच्चों आपका चेयरपर्सन। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रह जाएगा, इसके हेड को बोला जाएगा मेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है मेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मेयर। अगेन जो अजमेर में रहते हैं उनको पता होगा अजमेर के मेयर का नाम। ठीक है, अजमेर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है,
5 लाख से ऊपर। 2008 में प्रोबेबली ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ गया था, 5 लाख से ऊपर पॉपुलेशन हो गई थी। अजमेर मेयर है मैडम ब्रजलता हाड़ा, यानी दोनों ही पोस्ट पे, चाहे जिला प्रमुख हो वहां पे भी एक फीमेल है, मैडम सुशील कंवर पलाड़ा। जो मेयर है वहां पर भी एक फीमेल है, मैडम ब्रजलता हाड़ा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर आप अपने आंसर्स में नाम लिखते हैं अपने एरिया के प्रमुख का, जिला प्रमुख का, मेयर का, तो ये बहुत ही सही रहेगा आपके आंसर के लिए। लेकिन लिखना सही, मतलब करेक्ट लिखना बच्चों उसके अंदर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत शैल बी गिवन पावर एंड अथॉरिटी in relation to the following matters. Power and authority in relation to the following matters, जैसे preparation of plan for economic development and social justice, equality। किसकी बात हो रही है बच्चों? सोशल इक्वलिटी की। देखो डेमोक्रेसी में नॉर्मली, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ेंगे, 3 तरह की इक्वलिटी की बात होती है। एक होता है पॉलिटिकल इक्वलिटी, वो अगर इंडिया की बात करें हमने 100% अचीव कर ली है पॉलिटिकल इक्वलिटी, जैसे 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिर्फ एक क्राइटेरिया है वोटिंग के लिए, दैट इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। बाकी यहां कुछ होता है कि पर्सन ऑफ मेंटली साउंड इस तरह से, पर मेन तो आप ये मान लो इंडियन सिटीजन हर कोई वोटिंग के लिए एलिजिबल है, ठीक है। एज क्राइटेरिया है अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स वाला। और हर किसी के वोट की वैल्यू कैसे काउंट की गई है? इक्वल, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी को अचीव कर लिया गया है 100%। सोशल इक्वलिटी फर्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारा, ये जो सोशल जस्टिस की बात हो रही है, राइट टू इक्वलिटी। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास के अंदर, विच कवर्स आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। आर्टिकल 15 कहता है इसके अंदर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स, ठीक है। 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, implementation of schemes for economic development, it will change and charge and collect the due taxes, duties, tolls and fees, ठीक है। पुष्कर जाते होंगे आप, पुष्कर नगर पालिका है, तो पुष्कर जाते होंगे आप, तो वो वहां पे आप देखते होंगे जो बाहर के व्हीकल्स आते हैं पुष्कर में, तो उनसे टोल कलेक्ट किया जाता है। ये जो कलेक्ट करने का काम कर रहा है, ये वर्क है ऑफ द पुष्कर म्युनिसिपालिटी, ठीक है। जो नगर पालिका है पुष्कर की, वो ये वर्क करता है। प्रॉब्लम्स क्या आ रही है बच्चों? डीमेरिट्स आपको पहले बताया था, मनरेगा जैसा वर्क भी, इतना एम्बिशियस गवर्नमेंट स्कीम 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट वाली, ठीक है, वो वर्क पंचायत के अंदर में है। किसके अंडर में बच्चों? अंडर द ग्राम पंचायत, वो रेगुलेट कर रही है उस वर्क को। सबसे बड़ी दिक्कत अभी भी जो फेस की जाती है, इरेगुलर इलेक्शंस, ठीक है। हालांकि जब से एक्ट आया 1992 में, तब से बहुत चेंजेस हो गए, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, बट स्टिल हाँ, अपन बात करते बच्चों एक और थिंग, डेमोक्रेसी में इक्वलिटी जो थर्ड है वो इकोनॉमिक इक्वलिटी है। वो दिक्कत है अभी भी, ठीक है, कि कुछ लोगों के पास काफी सारा पैसा है, कईयों के पास मिनिमम बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो रही हैं। वो अपन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में उसको अच्छे डिस्कस करेंगे। हाँ, इरेगुलर इलेक्शंस टू पंचायत आर इरेगुलर एंड अनसर्टेन लीडिंग टू मोनोपोली ऑफ द प्रीवियसली इलेक्टेड पावर्स, ठीक है। मतलब मोनोपोली क्रिएट हो जाती है कई बार, वही अपन पढ़ेंगे। जैसे ये मोनोपोली आप देखते भी होंगे, जो चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात की जाती है कि डायनेस्टिक सक्सेशन, इस तरह से तो इलेक्शंस हो जाते हैं वैसे, बट अभी भी मतलब जैसे एमपी एमएलए के तो इलेक्शंस फिक्स है, 5 इयर्स का टर्म होते ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको करवाएगा ही करवाएगा। यहां पे थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट्स को उसमें रहता है, तो कई बार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। डोमिनेशन ऑफ द अपर कास्ट, वैसे तो बच्चों कास्ट सिस्टम इंडिया में बहुत रिड्यूस हो गया है, but still it is observed especially in the rural areas. The Panchayati Raj system is mostly dominated by the rich farmers, money lenders and upper caste people. That is why the new Panchayat Raj provides for the reservation for SCs and STs in proportion to their population. ठीक है, अब देखा गया है बच्चों, ये डेफिनेट सी बात है कि जहां पर लोअर कास्ट में कोई पर्सन इलेक्ट होकर आता है सरपंच, तो उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इग्नोरेंस, इलिटरेसी, अभी भी कई लोग अवेयर नहीं है। वैसे भी बच्चों आपने लास्ट ईयर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में पढ़ा है कि ओवरऑल वोटर टर्नआउट अगर इंडिया की बात करें तो 65% के आसपास ही बैठता है, उससे भी कमी रहता है। तो इग्नोरेंस, इलिटरेसी, लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है कि महानरेगा में कितना पेमेंट हो रहा है, तो करप्शन वगैरह होता है, इससे पॉवर्टी भी एक बड़ा इश्यू है, ठीक है। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं पंचायती राज की। और एक्सेसिव ऑफिशियल कंट्रोल ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लिटरेसी रेट कम है, जैसे एमपी एमएलए
ये कई बार तो एमएलए की भी कंप्लेंट आती है कि ऑफिसर्स हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, बड़े एग्जीक्यूटिव हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, वो बात नहीं सुन रहे। तो विलेजर्स ये प्रॉब्लम को ज्यादा फेस करते हैं, बहुत सारा पेपर वर्क करना होता है, काफी सारा होता है, ठीक है। तो एक्सेसिव ऑफिशियल कंट्रोल, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स इंटरफेयर अननेसेसरीली, ठीक है, इन द वर्किंग ऑफ द पंचायत एंड ऑल्सो डिसॉल्व इट और सस्पेंड इट अकॉर्डिंग टू, डिसॉल्व भी कर देते कई बार, सस्पेंड भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा इशू है, वर्क हो रहा है बच्चों, प्रॉब्लम्स है ही है, डेफिनेट सी बात है। ऐसा नहीं है कि हमने आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सारी प्रॉब्लम्स को एंड कर दिया। इनफैक्ट कोई भी कंट्री में ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स हर जगह है, ठीक है। पर हमारा सिस्टम इतना बड़ा है कि कई बार फंड्स की भी कमी हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फंड्स पहुंचते नहीं है, फंड्स आते हैं, सब कुछ है, ठीक है। जैसे आपने वो भी देखा होगा शौचालय वाला, ठीक है, कि शौचालय बनना चाहिए, या हर घर नल से जल वाले स्कीम आपने सुनी होगी, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन वगैरह, इस तरह से वर्क है, फंड्स भी आ रहे हैं, सब कुछ है। फिर करप्शन है, ठीक है। हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था एक बार कि हम ₹1 रिलीज करते हैं तो एंड पर्सन तक 15 पैसा ही पहुंच रहा है, मतलब 85 पैसा, 85% मनी वो कहां चला जाता है, करप्शन के अंदर चला जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, बहुत सारी स्कीम्स लाई, फिर भी करप्शन भी होता है। लॉट ऑफ मनी इज नीडेड फॉर द डेवलपमेंट एंड सोर्सेज ऑफ इनकम आर लिमिटेड, इस तरह से दिस लीड्स टू इल फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत सिस्टम। दिक्कत है, डेफिनेटली इश्यूज हैं, ठीक है। तो लेकिन स्टिल वर्क ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। पंचायत को बोला जा सकता है ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। क्या बोल सकते हैं बच्चों पंचायत को? दैट इज द ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शंस होते हैं और लोग एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट भी करते हैं, 100% पार्टिसिपेशन भले नहीं है, लोग अवेयर भी होते हैं, बट हाँ कई सारे इश्यूज, रिलीजियस, कास्टिज्म, ये सब डोमिनेट भी करते हैं इलेक्शंस को। फंड्स पहुंचते भी हैं, पर थोड़ा करप्शन वगैरह का इशू है, ठीक है। बट जैसे जैसे और टाइम निकलेगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी, पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन होंगे, तो ये प्रॉब्लम्स भी जो है एसोसिएटेड धीरे धीरे क्या हो जाएंगे बच्चों, एंड हो जाएंगे। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर। चैप्टर आपका ये एंड हो गया है, इसको देखना बच्चों अच्छे से, ठीक है। कोई भी दिक्कत इसमें आएगी नहीं आपको। आई कैन टेल यू दिस, अगर आप इसको अच्छे से देख रहे हो तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चंस हमने बीच में किए थे, ये लास्ट में और देख लेते हैं। फॉर द यूनियन लिस्ट आपका हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन इट, गवर्नमेंट ये बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट्स ऑन इट, ठीक है। फिर हो जाएगा स्टेट लिस्ट के अंदर, फर्स्ट का आपका हो जाएगा बी, सेकंड का आपका हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट ए, थर्ड कॉन्करेंट वाले में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट सी, रेसिड्यूरी आपको बताया, फोर्थ का क्या हो जाएगा बच्चों आपका डी हो जाएगा इसके अंदर। तो ऑप्शन है आपका इसका डी, ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आ जाएगा बच्चों आपका इसके अंदर चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्करेंट लिस्ट में करेंसी सेंटर का है नहीं, डिफेंस बैंकिंग सेंटर का है, एग्रीकल्चर स्टेट का है, कॉन्करेंट एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिज, ठीक है। मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारा आपको बताया था, ये सब किसके अंदर है, इन द कॉन्करेंट लिस्ट। फिर है बच्चों यूएसए, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। व्हेन संतोष वाज आस्क्ड टू पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 कंट्रीज, ही पिक्ड स्पेन। क्या रीजन है बच्चों बताओ स्पेन का? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जबकि स्पेन कैसा है बच्चों, इट इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। स्पेन कैसा है बच्चों, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रूव दैट इंडिया इज द क्वासी फेडरल, मींस हाफ फेडरल है। मोर पावर्स विद सेंटर, सही है। रेसिडुअरी सब्जेक्ट विद सेंटर, ये भी सही है। इक्वल सब्जेक्ट विद सेंटर स्टेट, नो। करेंसी एंड रेलवे आर विद सेंटर, करेंसी सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, रेलवे बहुत बड़ा है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे आपके, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। फिर है आपका इसके अंदर द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट, बिल्कुल सही है, अपन ने देखा था 1956 के अंदर आया। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, बिल्कुल सही है। इन 1947 ये अपन ने पढ़ा था, द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल स्टेट्स, several old states in India were changed to create new states. Both statements are correct. Both 1 and 2 are correct. फिर आ जाएगा what significant political changes occurred in India after 1990? Emergence of regional political parties, बिल्कुल सही है।
कोलिजन गवर्नमेंट एट सेंटर, ये भी बिल्कुल सही है, अपन ने देखा था सेंटर स्टेट फॉर्मेशन अलायंस बिटवीन नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, बिल्कुल सही था, ठीक है। एंड सिंगल पार्टी का डोमिनेंस तो एंड हो गया था। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर आ जाएगा बच्चों असेशन रीजन। वैसे आप अपने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था, फर्स्ट रहेगा बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, सेकंड रहेगा बोथ आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, थर्ड ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, फोर्थ ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। नॉर्मली यही रहता है, यही ऑर्डर रहेगा, बट फिर भी एक बार आप देख लेना बच्चों, ऐसा नहीं हो फर्स्ट वाला सेकंड पे आ जाए, सेकंड वाला फर्स्ट पे आ जाए, थर्ड वाला फोर्थ पे आ जाए, फोर्थ वाला थर्ड पे आ जाए। सो ये इंश्योर कर लेना बच्चों अच्छे से उसमें ऑप्शंस के अंदर। पावर शेयरिंग में भी ये बात आपसे डिस्कस की थी, अभी फिर से ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगेन एंड अगेन बोलेंगे तो आपके माइंड में ये बात चीज आपके माइंड में रह जाएगा, आएगा इसी ऑर्डर में, लेकिन फिर भी एक बार इसको इंश्योर कर लेना। फेडरलिज्म इन्वॉल्व्स टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इट अलाउज फॉर द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड रीजनल यूनिट्स एज सीन इन इंडिया यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, सही है। बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, दोनों सही है, एंड द आर एक्सप्लेन्स ए, ये हो जाएगा बच्चों इसमें करेक्ट। फिर आ जाएगा इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर इज डायनेमिक अडेप्टिंग टू चेंजिंग सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। क्या मतलब है इसका? सही है, पहले एक पार्टी का डोमिनेंस था, फिर चेंज हुआ, तब एक पार्टी का डोमिनेंस था जब, तो फेडरल स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली वीकर था। आपको बताया था आर्टिकल 356 का ऑफन मिसयूज किया गया, लेकिन जब ये चेंज हुआ, फेडरल स्ट्रक्चर डायनामिक कैसे हुआ? जब सेंट्रल स्टेट के रिलेशन चेंज हुए, जब कोलिजन गवर्नमेंट का राइज हुआ, तो फेडरल स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग हो गया, ठीक है। शिफ्ट इन पावर डायनामिक्स, इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टी, सही है, एंड कोलिजन गवर्नमेंट्स हैव इन्फ्लुएंस सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, सही है, बिल्कुल सही है। बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। फिर फेडरलिज्म, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल यूनिट्स, वन का आपका हो गया, टू बी और सी में है। स्टेट लिस्ट, टू का फोर, तो ये हो जाएगा बच्चों इसमें आपका बी। डिसेंट्रलाइजेशन, द डिवोल्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स टू पंचायत समिति, म्युनिसिपैलिटी, सही है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट दैट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज, सही है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी। शॉर्ट आंसर, डिस्क्राइब द रैशनल बिहाइंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ईयर लिखा हुआ बच्चों आपका, कौन से ईयर वाला क्वेश्चन आया हुआ है? एक्सप्लेन द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्या है, क्यों है, क्या रैशनल है इसका, क्यों किया गया डिसेंट्रलाइजेशन? वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए नेसेसिटी हुई फॉर द 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट, ताकि महात्मा गांधी का जो ड्रीम था उसको रियलाइज किया जा सके, जो फादर ऑफ महात्मा गांधी का, जो फादर ऑफ नेशन का ड्रीम था, वो रियलाइज कर सके कि गवर्नमेंट कहां तक पहुंचनी चाहिए, लास्ट पर्सन तक। सम स्टेट्स इन इंडिया are as large as independent countries of Europe. Many of these states are internally very diverse. There is a need for power sharing with these states. सही है, local governments can easily understand the need and demand of the people. ठीक है, thus federal power sharing in India needs another tier of government below the state government. Can easily understand the needs and demands of the people. फिर बच्चों इसके बाद डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ये पूरा अपन ने किया है। 1992 में ग्राम सभा आ गया, ये एक्ट अमेंड किया गया था, ग्राम सभा हो गया, हैज बीन कंसीडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, ये हो जाएगा बच्चों आपका पूरा। द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पंचायत शैल हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ पंचायत, ये है पूरा इसका। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव दीस इंस्टीट्यूशन फॉर द एससीज, एसटीज, ओबीसीज बिसाइड्स वुमेन, ये बता दिया था आपको, ये पूरा 1/3 वुमेन के लिए रिजर्व है सीट्स। डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन, 1992 में आ गए थे सारे प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू गवर्नमेंट बॉडीज, रिजर्व सीट्स रिजर्वेशन किया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन आपको बताया था इलेक्शन को कंडक्ट करता है लोकल के। डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये हो गया। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज, ये पूरा अपन ने देखा है बच्चों। ड्यूल ऑब्जेक्टिव, सोर्स ऑफ इनकम, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, क्या होनी चाहिए बच्चों? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। उसके बाद ड्यूल ऑब्जेक्टिव, अच्छे से लिख के आना बस बच्चों आंसर,
ठीक है, ऐसे लिखेगा कि मार्क्स कट होने का वही चांस ही खत्म हो जाए, पूरे पूरे मार्क्स आने चाहिए इसके अंदर। 2 सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, देखो कॉन्करेंट लिस्ट 52 आइटम्स बताया था, ये थोड़ा सा अपडेट होता रहता है। 2 सब्जेक्ट्स, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, अभी देखा अपन ने, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, दोनों बना सकते हैं, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। हाउएवर इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, ये आपको बताया था, लॉ इनेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट प्रिवेल्स, हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द लोकल गवर्नमेंट। ये बच्चों इसका नेशनल क्रिएट पॉलिसीज, एजुकेशन का बताया, बटा नेशनल पॉलिसी एजुकेशन में इसमें बताया, ensures consistency in standard of causes in forest management, state laws can address local conservation needs while adhering to national environmental standards। ये बच्चों आपका पूरा है, इसको अच्छे से देख लेना। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द लीडर, बताओ कौन है लीडर जो प्राइम मिनिस्टर बने, पहले 13 डेज के लिए, फिर 13 मंथ्स के लिए, 13 डेज के लिए इन द ईयर 1996, 13 मंथ्स के लिए इन द ईयर 1998 जब एनडीए का फॉर्मेशन हुआ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फिर उसके बाद वापस से इलेक्शन हुआ 1999 में, एंड देन ही कंटिन्यूड एज प्राइम मिनिस्टर टिल 2004। अटल बिहारी वाजपेयी, कोलिजन गवर्नमेंट। कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इजी नहीं है कोलिजन गवर्नमेंट को रन करना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं। जब पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी सेंटर में 1977 में, आफ्टर द इमरजेंसी वाज लिफ्टेड, जब इमरजेंसी हटाई गई तो वो तो चल ही नहीं पाई क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे, इसलिए पोस्ट पोल अलायंस था। फिर बना प्री पोल अलायंस कि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के थ्रू रन करेंगे, जो जिसमें आइडियोलॉजी डिफर करती है उन इश्यूज को रन नहीं करेंगे, मतलब उन इश्यूज को रेज नहीं करेंगे एक तरह से। कार्टून रिप्रेजेंट बहुत दिक्कत है कोलिजन गवर्नमेंट रन करना। हाउ डू कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म, आपको बताया, पहले तो पोस्ट पोल अलायंस होते थे, नई आई सीट्स तो गवर्नमेंट बनाते थे, वो स्टेबल नहीं रहती थी गवर्नमेंट्स, फिर बनाए गए प्री पोल अलायंस। कैसे अलायंस बने बच्चों? प्री पोल अलायंस, जिसमें डिसाइड किया जाता था कि वो किसके थ्रू रन करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और जिन इश्यूज पे एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस हैं इन इश्यूज को साइड में रख देंगे। ठीक है, जैसे जब बीजेपी ने एनडीए बनाया तो उन्होंने कहा बीजेपी के 3 इश्यूज थे जिसपे अलायंस पार्टनर्स को ऑब्जेक्शन हो रहा था। आर्टिकल 370, राम मंदिर, हालांकि अब ये दोनों इशू रिजॉल्व हो गए जब बीजेपी के पास अपनी पूरी मेजोरिटी आई, ठीक है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अभी भी इंप्लीमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया। तो बीजेपी ने कहा था जब तक हम पूरी मेजोरिटी नहीं आएगी हम इश्यूज तो साइड में रखेंगे। तो इस तरह से कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होती है। इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप में जब पहली बार एनडीए ने 5 इयर्स का टर्म पूरा किया 1999 टू 2004, कांग्रेस ने भी अपना अलायंस बनाया, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने भी 2 टर्म्स पूरे किए, सक्सेसफुली कंप्लीट किए 2004 से 2014। फिर उसके बाद अगेन एनडीए की गवर्नमेंट है 2014 से अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो लेकिन 2014 में इनकी खुद की भी मेजोरिटी आ गई थी, बताया था आपको पहले 282, हालांकि अलायंस कंटिन्यू था, एनडीए के अराउंड 330 सीट्स थी। 2019 में बीजेपी मैनेज टू विन 303 सीट्स और एनडीए की थी 350 सीट्स थी। 2024 में बीजेपी मेजोरिटी मार्क्स से नीचे रह गई, 240 सीट्स के आसपास आई, 240 सीट्स आई, और एनडीए की आई 293 सीट्स, बट स्टिल दे आर रनिंग द गवर्नमेंट। अब बच्चों यहां पर आइडेंटिफाई द लीडर, आप पहचान सकते हैं, सिंगल पार्टी डोमिनेंस, इमरजेंसी इंपोज की गई थी इंदिरा गांधी। कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट्स के पास कोई पावर ऐसा है ही नहीं, सारी पावर सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया, बता सकते हो, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसमें एक और है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इज बीइंग वायलेटेड इन द कार्टून, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन, इन्फ्लुएंस, उनकी अथॉरिटी उतनी है नहीं जितनी मेंशन की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन गवर्नमेंट ग्रांटिंग नहीं इक्वल पावर द स्टेट्स टू होल्ड, ये भी सही नहीं है। यूनिफाइड अथॉरिटी विद यहाँ पे भी वेस्टेड विद द स्टेट नहीं, यहाँ पे सेंटर ही मेनली क्या कर रहा है बच्चों, कंट्रोल कर रहा है। तो बच्चों दिस एंड्स योर चैप्टर फेडरलिज्म, थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये वाला, इसमें टाइम भी ज्यादा लगा है, ठीक है। अराउंड 2 आवर्स के अराउंड आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका कवर होगा। देख लिया बच्चों उसको अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। गो थ्रू द क्वेश्चंस, एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।